आवाज जा रहा होगा कि नहीं देखिएगा जरा। नहीं जा रहा आवाज? ठीक है, तो गिर ही जाएगा मूवमेंट में। चलिए, तो कल क्या क्या हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत तो आप लोगों को बताया था। एनआरसी वगैरह का मैंने पूरा लिखवाया नहीं था, है ना। बाकी उसके आगे आप चलें तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। कल जाकर फिर पूरा किए थे, मतलब काम कर लिए थे पूरा ना। चलिए पहले बता देता हूँ, ये बुक वाला जो भी है, कुछ नए बुक्स है उसको ले लेना है आपको पार्ट बाई पार्ट। जरूरी नहीं है कि अभी ले लें, ठीक है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। जो ज़्यादा जरूरी है उसको तो आपको टाइम टू टाइम मैं बोल ही दिया हूँ, ले लेना है। एक आपको जिनके पास दिशा पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर, वो ले लेना है आईएएस का, पिछले 20 साल 25 साल 40 साल जो भी आएगा उसके लिए चिंता नहीं करना है। देखो काम का हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल का है या 10 साल का मैक्स टू मैक्स, क्योंकि 2013 के बाद सिलेबस चेंज हो गया यूपीएससी का, तो 2013 के बाद कुछ जब चेंज हो गया तो फिर उसके पहले का ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी ले लेंगे। उसके बाद दूसरा सीसैट का ले लेंगे, अरिहंत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। और तीसरा एक और इसमें लिख लीजिएगा, जो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है वो ले लीजिएगा, बीपीएससी का भी लेके रख लीजिएगा। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर मिलेगा आपको, ये किसी भी पब्लिकेशन का हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अरिहंत का मिले तो भी ठीक है, घटना चक्र अगर है तो चलो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन अगर है तो चल जाएगा। बाकी अगर अरिहंत का मिल जाए, जिनके पास नहीं है तो अरिहंत का ले लीजिएगा, ठीक है ना। और ये लेके अभी फिलहाल रख लीजिएगा, फिर अभी कुछ दिन बाद थोड़ा सा और सिलेबस हो जाएगा तो मेंस का जो है आंसर राइटिंग और मेंस के जो क्वेश्चन है उसको फिर उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। अभी एकदम से हड़बड़ाना नहीं है कि सारा ले लिए, नहीं होता है, नया नया जोश आता है, नए नए में जाकर 20 किताब ले लिए, किताब रखा हुआ है वैसे ही, उसके बाद पूछे जाना टेस्टर के बाप रे अब इतना हो गया कैसे पढ़ना है। तो हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम आराम से चलोगे काम हो जाएगा। जहाँ थोड़ा सा इधर हड़बड़ाए काम गया, इसलिए बेचैनी नहीं होना। अच्छा सुबह में उठते हो तो आप लोग को पता होता है क्या दिन भर क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग में ना थोड़ा मीटर डाउन करके चला लिया करो। जब सुबह उठते हो तो ऐसे मीटर डाउन करो और सोचो आज सुबह उठ गए अब क्या काम है, तो सोच लो आज ये एक तो क्लास, फिर ये होमवर्क और रात में फिर ये रिवीजन। इस तरीके से दिमाग में पहले ही काम दे दोगे ना तो दिमाग उसी स्टेज पे चल जाएगा, उसी को फॉलो करेगा। सुबह उठते हैं, क्यों उठे हैं पता नहीं, समझ रहे, उसके बाद फिर सोने समय गए, क्यों सोए पता नहीं। तो ऐसे जब आप करते हैं तो दिमाग एकदम डम हो जाए, इसलिए दिमाग से थोड़ा सा मीटर डाउन करके बस इतना सोच लो सुबह में कि आज पूरा दिन मेरा क्या रूटीन रहेगा। बस एक बार कॉन्शियस माइंड से बोल दो दिमाग को, दिमाग वही काम करता जाएगा बार बार। सर बहुत दिमाग से अच्छा अलार्म कुछ नहीं है, दिमाग को एक बार बोल के सोइए कि सुबह 4 बजे उठना है, उठाएगा सर, नॉक नॉक करता रहेगा, समझ रहे हैं। कितना भी अलार्म घड़ी वो तो बजेगा, मारेगा 4 बार, वो तो सर उधर उधर टूट जाएगा दिमाग। सर इतना आपके साथ खलबली मचाएगा ना, हर 15 मिनट में नींद खुलेगा आपका, कहीं 4 तो नहीं बज गया, आप समझ रहे हो। इसलिए दिमाग में अलार्म लगाने का एक ही तरीका है, कॉन्शियस माइंड को बोल दो कि आज पूरा दिन भर क्या करना है। जैसे ही बोल दो आज पूरा दिन भर ये काम है, फिर ये काम है, फिर झाड़ू बहारना है, फिर मिलने जाना है, फिर ये करना, जैसे ही बोले दिमाग आपको उसी तर्ज पे चलता जाएगा, याद कराते रहेगा अब ये करना है या वो करना है। अब न्यू ईयर में क्या है, सबका खाली प्लान बन रहा है, कहाँ चली, थावे चली कि पता नहीं कहाँ चले। उसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा, लास्ट में एक ही ऑप्शन बचेगा, केसरिया चलते हैं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए प्लानिंग काम का कीजिए, प्लानिंग जाने का मत करिए। प्लानिंग काम का करिएगा तो हम लोग उल्टा करते हैं, जाने का प्लानिंग करते हैं, काम का प्लानिंग नहीं करते हैं। तो काम का प्लानिंग कर लीजिए। बहरहाल इस बुक में मैंने बोला है दो जो जी, एक ई वाला बुक ये सबको लेना है, यू कैन विन, इसको हिंदी में मिल जाएगा जीत आपकी बाई शिव खेरा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये लेना है आपको, हर हाल में लेना है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, अब मैंने नीचे बोला है एक बोला है प्रेम मंजूषा, दूसरा मैंने बोला प्रेम एक दुनिया समांतर, ये राजेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके सिलेबस में भी है। और इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि बीपीएससी का आपको मैंने पैटर्न बताया था, याद है बीपीएससी का पैटर्न उस दिन बताया था कि बीपीएससी में हिंदी कंपलसरी है, आपको मेंस में हिंदी में क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। आप नहीं करिएगा क्वालिफाई तो आपका दूसरा कॉपी ही नहीं चेक होगा।
अगर जिनको उस दिन बताया था वो ठीक है, मैंने बोला था ना आपको, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं तेजी में, फिर हम लोग उस पर आ जाएंगे अपने काम पे, क्योंकि जानना जरूरी है आपके लिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं। देखिए इधर यूपीएससी में और बीपीएससी में दोनों बात को समझ लो। यहीं पे यहां पे भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा हिंदी में, क्वालिफाई पेपर है, मतलब 100 में 30 नंबर लाना पड़ेगा जनाब, चाहे आप इंग्लिश माध्यम को, चाहे उर्दू हो, चाहे पाकिस्तानी, चाहे हिंदुस्तानी। खैर पाकिस्तानी तो नहीं होगा, लेकिन मतलब और बात, मेरी बात समझ में, मतलब कहने का ये कि हिंदी से बच नहीं पाएंगे आप, तो 100 नंबर यहां भी क्वालिफाई। अब बीपीएससी में ऑलरेडी पहले से है, और एक कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है कि आपको बीपीएससी में भी 100 नंबर के हिंदी में 30 नंबर लाने पड़ेंगे। इसके बाद से अभी से जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें यह चेंज हो गया है कि सर 100 नंबर का ही अब ऑप्शनल होगा मात्र। पहले ऑप्शनल 300 नंबर का था, अब हो गया मात्र कितना, 100 नंबर, और इस 100 में लेकिन 40 लाना होगा। तो अब क्या है, और ये मेरिट लिस्ट में जुटेगा ही नहीं नाम, मतलब इसके नंबर पे आपका रैंक डिसाइड नहीं होगा, बस आपको क्वालिफाई कर जाना है। रैंक डिसाइड करने के लिए आपको निबंध के 300 नंबर के पेपर देने होंगे। क्या सुन रहे हो कि सो गए? एक बार जागे हैं तो थोड़ा जोर से बोलिए, यस और नो। मतलब पता चल जाना चाहिए कि जगे हुए हैं, नहीं तो कभी होता नहीं ऐसा सोया हुआ कि पता नहीं चल रहा है कि जिंदा है कि गया, तो ऐसे देख लिए कि हाँ हाँ ठीक है जिंदा है, ऐसे काम होता है। निबंध 300 नंबर, और जीएस पेपर 1 पॉलिटी आईआर सब 300, और उसके बाद फिर जीएस पेपर 2 उसमें सेम कुछ इकोनॉमिक्स और सारा कुछ मिला के 300। ये 300 में ही आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा, ऑप्शनल को फुड कर दिया गया। तो सिंपल जैसे ही निबंध आ गया तो मैंने बोला था एथिक्स का डिमांड बढ़ गया है, एथिक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी बढ़ गया है, तो आपको तैयार करना पड़ेगा। जो कि पहले बीपीएससी सुने भी नहीं रहते थे एथिक्स कोई सब्जेक्ट होता है, उसको पता भी नहीं चलता था, उसको खाली बिहार स्पेशल खाली यही रटेगा वो, उससे कुछ होना जरा नहीं है। तो जैसे ही मैंने बोला कि सर 100 नंबर का हिंदी यूपीएससी में भी आपको क्वालिफाई करना है और बीपीएससी में भी क्वालिफाई करना है। इधर देखो बीपीएससी में जब 100 नंबर में आपको 40, क्या सुन रहे हो सब, 100 में 40 लाना है और उस नंबर से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा ही नहीं, तो ऑप्शनल पे अपनी ऊर्जा खर्च करके कोई फायदा ही नहीं। तो अब ऑप्शनल कैसा लेना होगा, वैसा ऑप्शनल लो जो सिलेबस छोटा हो और क्या हो, स्टैटिक हो, जिसमें बदलाव ज्यादा होता ही नहीं हो। तो सर सबसे ज्यादा लिटरेचर का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ गया अब, इसलिए हिंदी में क्या बोले, प्रेमचंद कह के गए तो गए, मैंने वही बोला, अब गए तो गए, अब दोबारा अपडेट थोड़ी ना होना है। आपको एक बार पढ़ लेना है कि प्रेमचंद गोदान लिख के गए हैं, बात खत्म। और आपको हर साल 100 में 40 नंबर लाने होंगे, मेंस क्वालिफाई करना है। तो अब आपने कुछ ऐसा सब्जेक्ट ले लिया इतना बड़ा, क्या फायदा है, क्योंकि उसका मार्क्स मैटर ही नहीं करता। तो इसलिए अब लिटरेचर का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ गया है और आप बच नहीं सकते। तो आपको यूपीएससी में भी क्वालिफाई करना है, इधर भी क्वालिफाई। इसलिए मैं चाहता हूं कि शुरुआत में ही ये जो काम है ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करवा लो, आपको पता भी नहीं चलेगा, लोड भी नहीं होगा और दोनों जगह काम हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों के लिए जरूरी है। और मैंने बोला मेरा सारा फोकस यूपीएससी पे रहता है, नो डाउट। और मैंने बोला जब तक आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते हो, बीपीएससी वैसे भी निकलेगा नहीं आपसे। तो बीपीएससी निकालने के लिए यूपीएससी की तैयारी करना पड़ेगा। और इसकी बात मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है, हर टॉपर को देखिएगा तो पहले किया हुआ है यूपीएससी का 4-5 साल, तब आके बीपीएससी में इधर झंडे गाड़ता है। तो अब जो पैटर्न ऐसे भी हो गया है, पूरा यूपीएससी वाला हो गया है। तो हम चाहते हैं कि ये कहानी है और जो जो जरूरी है ये लाइफ में भी पढ़ना जरूरी है, तो रूबरू पहले ही हो जाए और आप पे लोड भी नहीं आएगा और काम धीरे धीरे साइड बाय साइड चलता रहेगा। सुन रहे हैं? तो अब किताब का नाम रिपीट कर दे रहा हूं बार बार, फिर पॉलिटी पे आ रहा हूं। पहला मैंने बोला प्रेम मंजूषा ले लीजिएगा, दूसरा एक दुनिया समानांतर, तीसरा मैंने बोला कि सर यहाँ पे हटाइए महाभोज, चौथा मैंने बोला गोदान। और आपको पूरे गारंटी के साथ मैं जितना सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, आपको नेट के एग्जाम देने में, चाहे पीजी चाहे सीटेट चाहे कोई एग्जाम देना होगा दे लीजिएगा, बस एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं नहीं, पीएचडी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा हर सब्जेक्ट में, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिंदी हो, कोई हो। इसलिए एक ही बार अच्छे से लिख लीजिएगा और कॉपी अलग अलग बनाइएगा, रफ में ज्यादा मत लिखा करिएगा, मैं पहले बता देता हूँ, कॉपी सबका सेपरेट रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गोदान ले लीजिएगा, ठीक है, यू कैन विन 100% लेना है, जीत आपकी। और ये सारा पार्ट ले लीजिएगा, तब उसके बाद फिर आगे हम लोग बताते जाएंगे कौन कौन किताब लेना है, कौन कौन नहीं लेना है। हो जाएगा यहाँ तक काम, लिस्ट ले लिए, बाद में मत पूछ लीजिएगा क्या है, जो भी बुक का फोटो है, कवर पेज है, ग्रुप में आपको पहुंच जाएगा, आप देख के उससे मैच करके ले लीजिएगा, थोड़ा दिन बाद ही सही ले लीजिएगा। और जब जब छुट्टी मिले मैं आपको एक टास्क देता जाऊंगा कि प्रेम मंजूषा का ये 4 चैप्टर पढ़ के आना है, आप पढ़ के आ जाइएगा। जब जब मैं बोलूंगा गोदान का इस पेज से इस पेज तक पढ़ के आना है, पढ़ लीजिएगा, ताकि लोड भी नहीं पड़ेगा और मजा भी आएगा पढ़ने में। सुना ध्यान से,
सब ठीक है? ठीक है, तो आप चलिए अपने काम पे आते हैं और अब आते हैं नागरिकता पे, जो सिटीजनशिप चल रहा था उस पे, और वहां से काम को फिर आगे बढ़ाते हैं। और आज यूरोप का मैप खत्म कर लेंगे, पूरा नागरिकता भी खत्म कर लेंगे और यूरोप का मैप इसके बाद खत्म कर लेंगे, ठीक है? तो घबराइएगा मत, जल्दी ही हो जाएगा लेकिन अच्छे से होगा। सिटीजनशिप कल रिवाइज करके आए थे आप लोग? तो मैंने दो चीज बोला था नागरिकता में, कि वैसे लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, पीपल लिविंग इन इंडिया, इसमें था मैंने टेबल बनाया था दो। ये क्या बोला था? कौन से लोग? एक तो सिटीजन है, तो सिटीजन में मैंने दो बोला था, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 180 दिन और बोला था एक लेस देन इक्वल टू 180। इसको क्या बोला? एनआरआई, ठीक है? जो 180 दिन से यानी कि 6 महीने से जो इंडिया से गायब हैं वो क्या है? एनआरआईज। अब यहाँ पे उसके बाद इधर मैंने बोला था नो सिटीजन, तो नो सिटीजन कौन कौन नहीं है? एक बोला था हैविंग वीजा, जिनके पास वीजा है, और एक है नॉट हैविंग वीजा। हैविंग वीजा में भी मैंने बोला था क्या? एक फ्रेंडली कंट्री और एक बोला था इनेमी कंट्री, एक दुश्मन। वीजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय को है, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये लोग अब बताएंगे कि फ्रेंडली कंट्री को पहले देना है कि इनेमी कंट्री को। उसके बाद नो वीजा में मैंने दो बोला था, एक बोला था रिफ्यूजी और एक बोला था इलीगल। तो इलीगल मतलब क्या? जिसके पास वीजा नहीं है, ठीक है, उसका कोई मोटिव भी पता नहीं है, लेकिन रिफ्यूजी को हम ना तो इलीगल बोलेंगे ना ही लीगल बोलेंगे, वो बीच में है। क्योंकि सर लीगल इसलिए नहीं क्योंकि वीजा नहीं है, इलीगल इसलिए नहीं क्योंकि उसका मोटिव खराब नहीं है, वो तो सबके सामने आया है, मतलब भाग के, क्योंकि उसके जगह सिचुएशन ठीक नहीं था इसलिए आ गया है। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद मैंने आपको बताया था सिटीजन के बाद कि हम डिसाइड कैसे करें कि कोई आदमी जो है वो नागरिक है, कोई आदमी नागरिक नहीं है। तो मैंने उसके लिए पहला कंडीशन बोला था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, याद है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मैंने बोला एज ऑन 26 जनवरी 1950, ये उसी समय का डेट है जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 तक वैसे सारे लोग जो इंडिया में रह रहे थे, इंडिया के टेरिटरी में रह रहे थे, या फिर वो लोग पाकिस्तान चले गए थे बंटवारे के बाद, लेकिन फिर वापस उस दिन तक आ गए। कब तक आ गए? 26 जनवरी 1950 तक, तब भी उनको इंडियन कंसीडर किया जाएगा। और तीसरा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब बोला था जिनका उत्पत्ति भारत में ही हुआ है। मान लीजिए बहुत सारे अंग्रेज इंडिया में भी रह गए, तो उनके जो बच्चे जन्म लिए, चाहे जो भी कुछ इंडियन ओरिजिन पे रह गए, तो उनको भी हम बोलेंगे कि 26 जनवरी 1950 तक अगर वो रह रहे थे और रह रहे हैं तभी वो इंडियन है। यहाँ तक क्लियर? दूसरा बोला था राइट साइड में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मैंने बोला था कि सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। जिनको पढ़ा दिया हूं सिंपल मेजोरिटी उनको पता है, जिनको नहीं पढ़ा हूं लोड बिल्कुल मत लीजिएगा, आगे आ जाएगा, बहुत मजे से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी? अब मैंने बोला कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बार बार हुआ तो उसमें 3 चीज 4 चीज उसमें ध्यान में रखा गया। पहला कि ऐसे आदमी जो लोग आफ्टर 26 जनवरी 1950 अब आए हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होगा कि हम उनको नागरिक बोल सकते हैं या नागरिक नहीं बोल सकते। सुन पा रहे हैं? तो सबसे पहला उसमें नाम आएगा जो सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। क्या सुन रहे हो? जोर से बोलिए। सर अब मान लो उसमें बोला है 3 डेट ऑफ बर्थ था। पहला था 26 जनवरी 1950 से लेकर 30 जून 1987, 1987 तक। इसमें अगर आपके पेरेंट्स का ज्यादातर डेट ऑफ बर्थ होगा, पापा का, दादाजी का, अगर ये लोग हैं तो इनको भी हम बर्थ के हिसाब से बोल सकते हैं कि ये इंडियन हैं। दूसरा 1 जुलाई 1987 से कहां तक? 2 दिसंबर 2004, 2 दिसंबर 2004 तक इसमें सबका डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा। और उसके बाद 3 दिसंबर 2004 से आगे तक चुन्नो मुन्नो जो फ्यूचर में आएंगे वो सब के सब भी क्या होंगे? इंडियन होंगे। तो ये कौन से बेसिस पे है? बर्थ पे है कि डिसेंट पे है? बर्थ पे है। तो ये मैंने आपको बता दिया बर्थ पे, जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता मिलेगा। दूसरा मैंने बोला था वंश पे, डिसेंट। तो डिसेंट में क्या बोला था कि अगर मान लीजिए आप रसिया चले गए और रसिया जाने के बाद वहीं शादी करके सेटल्ड हो गए, तो वहां जो आपका बच्चा हुआ, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंडियन हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 साल के अंदर इंडियन MSc में आपको बताना पड़ेगा, तो आपको उस बच्चे को नागरिकता मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। बाकी डिपेंड पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे करता है, उसके बाद वो क्या करेगा। उसके बाद दूसरा चीज, तीसरा मैंने क्या बोला था? रजिस्ट्रेशन, कि अगर आप चाहते हैं कि इंडियन नागरिकता लेना चाहते हैं और आप शादी करना चाहते हैं इंडियन किसी लड़की से या लड़के से, तो आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उससे पहले तक 1 साल आप इंडिया में रहे हुए हों, उसका वैलिड प्रूफ हो आपके पास, तब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। देन गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगा कि आप हैं कि नहीं है, शादी करना नहीं करना। रजिस्ट्रेशन के बाद फोर्थ मैंने क्या बोला था? जल्दी बोलो। नेचुरलाइजेशन। और मैंने बोला था सारा दिमाग, सारा का सारा मामला नेचुरलाइजेशन का है।
तो नेचुरलाइजेशन का नियम ये था कि कोई आदमी जो रिफ्यूजी है या इलीगल माइग्रेंट भी है, अगर वो रह रहा है और 11 साल तक इंडिया में रहा हो और उसने गवर्नमेंट की भी मदद करी हो, तो गवर्नमेंट पे निर्भर करता है कि उसको 11 साल बाद नागरिकता दे दिया जाएगा, 11 ईयर्स। लेकिन बाद में 2019 में जो कानून में संशोधन हुआ, तो 2019 के कानून के संशोधन में क्या बोला गया कि एबीपी याद है? तो एबीपी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 3 देश के नागरिक और माइनॉरिटीज यानी कि नॉन मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज समझते हैं ना? माइनॉरिटीज का सिंपल मीनिंग है जो कम संख्या में हो। और अब अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वहां पे सबसे अधिक संख्या कौन होंगे? हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, यही। तो 2019 में जो संशोधन किया गया सीएए और एनआरसी के थ्रू, इसमें झंझट सिर्फ यही था, अलर्ट सुन लीजिएगा एक बार। तो मैंने बोला कि सीएए में ये बोला गया कि जो भी माइनॉरिटीज लोग हैं यानी कि मुस्लिम को छोड़कर बाकी सारे को नागरिकता दे दिया जाएगा, मात्र कितने साल में? 5 साल में। लेकिन क्या एक कंपल्सरी है? नहीं, वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड कर। तो बात है कि उनको 11 साल 11 ईयर्स लगेगा नागरिकता लेने में, लेकिन होगा कि नहीं होगा, या गवर्नमेंट ने ऐसा कभी नहीं बोला कि उनको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। प्रॉब्लम ये था कि सर 2024 में जब इलेक्शन होगा तो सारे लोग को बीजेपी अपना वोट बैंक बना लेगी, क्योंकि जैसे उनको नागरिकता देगी, मैंने क्या किया जाता है ट्रेंड, कुछ ऐसे लोगों को ट्रेंड किया जाता है जिसका कोई वास्ता नहीं है, भेजा गया है। बहरहाल उसके बाद मैंने बोला अब आप हेडिंग डालिए, यहां से शुरू करते हैं मामला। नेचुरलाइजेशन के बाद एक टर्म बोला था इनकॉर्पोरेशन। और इनकॉर्पोरेशन भी सेम एज इट इज है किसकी तरह? नेचुरलाइजेशन की तरह, बस इसमें फर्क ये है, इसमें इंडो बांग्लादेश से ज्यादा जिक्र किया गया है। मतलब कहने का ये कि इसमें इंडिया और बांग्लादेश के लोग अगर आपस में एक्सचेंज एक दूसरे से करना चाहते हैं, तो मैंने बोला इंडिया ने एक नियम निकाला और नियम इंडिया ने दिया किसको? तो आप सोचिएगा सर ये तो नुकसान हो गया, बिल्कुल करता है ना। तो मैंने कुछ बोला 111 अगर हमने उसको दिया है तो कितना छोटा होगा कितना नहीं पता नहीं कि एक उसका जितना होगा उसका 10 के बराबर, मतलब मान लो कि ले लिया, मतलब भाई हो तो सकता ही है ना, पॉसिबल है कि नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया चूंकि ऐसा देश है जो चाहता था कि पहले बांग्लादेश से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि हरामखोर एक तरफ पाकिस्तान परेशान करता ही है, दूसरी तरफ चाइना परेशान करता है, तीसरा नया कौन आ गया? तो सोचा पहले इससे सेटल करो मामला, क्योंकि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक कौन है? चाइना और पाकिस्तान। तो सोचा कम से कम जो सुलझाने के लिए तैयार है उससे सुलझा लो। अभी आपको आगे चल के देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश के लोग सर भाग के आएंगे असम में। ध्यान से समझना, जैसे ही इंडिया बोलेगा कि आपके लोग हैं, बांग्लादेश कह रहा है हमारे लोग कहाँ हैं, एकदम रिफ्यूज कर देगा वो। इन्हें कहेगा गजब हाल है यार भाई, तुम्हारे लोग हम जानते हो, बोला हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इंडिया में एक तानातानी शुरू होने का कारण एक ये भी पार्ट है इंडिया बांग्लादेश के साथ कि बांग्लादेश ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उसी के लोग हैं, लेकिन हैं किसके? उसी के लोग। सुन पा रहे? तो आप एक हेडिंग डालिए, पूरा विस्तार में समझेंगे डिस्कशन, उसके बाद आगे करेंगे। लिखिए एनपीआर, दोनों का जो भी कर रहे हैं और वो कर रहे हैं इस तरीके से कि इंडिया बांग्लादेश का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो काम हमारा हो जाएगा। चलिए लिखिए, ऐसे लिखिएगा पहले CAA 2019, इसको देके हाईलाइट करिए CAA 2019, उसके बाद फिर NPR और उसको डिस्कशन करेंगे। पहले इसका लिखवाएंगे तब, पहले लिखिए CAA 2000 क्या 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 इनकॉर्पोरेशन में बस क्या लिखना है कि इंडिया बांग्लादेश से जो सॉल्यूशन हुआ 111 दिया 100, बस हो गया, बात खत्म। उसको लेके कुछ करना नहीं है। सेम प्रोसेस उसमें क्या लिखेंगे, 111 एन्क्लेव इज गिवन बाय इंडिया टू द बांग्लादेश और 51 एन्क्लेव इज टेकन बाय इंडिया। और इस समय मनमोहन सिंह के समय ये चीज़ें हुई थी। तो ये जो इंपॉर्टेंट है कि यहीं पे मामला सॉर्ट आउट हो गया अपना सारा। और अब बांग्लादेश और भारत के बीच में जमीनी विवाद कुछ नहीं है, सीमा को लेकर ज़्यादा विवाद है ही नहीं, एकदम क्लियर कट है। तो आपको सिंपल क्या लिख लेना है,
इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग है कि जब इंडिया बांग्लादेश ने आपस में मिलकर मामले को सुलझा लिया, और इस सुलझाने के कारण इसको एक वर्ड दिया गया इनकॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन क्या होता है? जैसे कॉर्पोरेशन बोलते हैं, एक दूसरे को कॉपरेट करना, बस इतना ही रखिएगा, बाकी इनकॉर्पोरेशन और कहीं जिक्र भी नहीं होगा। बहरहाल आगे मैं जब टेरिटरी पढ़ाऊंगा इसके बाद, या जब भी पढ़ाऊँ टेरिटरी, तो टेरिटरी जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक बार और जिक्र आ जाएगा, आराम से काम हो जाएगा। चलिए आप डालिए CAA 2019, कुछ पॉइंट्स इसमें लिखिएगा। CAA का फुल फॉर्म क्या लिखिएगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये पहले ही अलग से करवा रहा हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संशोधन कानून, नागरिकता संशोधन कानून। इसी पे तो सारा बवाल हुआ था, और 2019 में शाहीन बाग का कांड हो, चाहे जितना सारा कांड हो, ये सब उसी का देन है ये, जिसमें बात को सही से घुमाया गया और घुमा के लड़ाई पीट करवा लिया गया। कुछ पॉइंट्स लिखिए। अच्छा, पहले CAA 2019 का पहले मेरा पॉइंट मीनिंग समझे, मैंने क्या क्या बोला है, पहले समझ लो, फिर उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन इसमें मेन बात ये मुद्दा है कि सर जिसमें ABP कंट्री के मुस्लिम्स, वो तो ऑलरेडी मुस्लिम्स हैं, चूंकि वो मेजोरिटी में हैं, तो उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो लोग जो अल्पसंख्यक हैं, तो अगर अल्पसंख्यक है वो यहाँ आए तो उनको सर 3 ही कंट्री का जिक्र किया गया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो मुझे बताओ, अगर म्यांमार से कोई आया है तो क्या इंडिया उसको भी 5 साल में दे देगा क्या? आप समझ रहे हो, नहीं देगा। इसलिए वो माइनॉरिटीज़ को रखा है, और वो माइनॉरिटीज़ मात्र 3 कंट्री कहीं अलाउड होंगे, अफगानिस्तान, रिपीट करना, बांग्लादेश, पाकिस्तान। बाकी और कहीं का है मुँह उठा के बोले हम नागरिकता दे दो 5 साल में, तो पॉसिबल नहीं है। तो ABP कंट्रीज पहले क्लियर याद रखिएगा। दूसरा एक बात इसमें जिक्र किया गया है कि अगर ABP कंट्री के माइनॉरिटीज लोग को नागरिकता दे दिया जाएगा तो मुस्लिम लोग इससे खफा हो गए थे, जो कि खफा होना चाहिए नहीं था, बट फिर भी उस बात को राजनीतिक रूप से गोलमोल घुमा दिया गया। तो मैं फिर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप मुझे बताना कि ये लीगली सही है कि नहीं है, लीगल रूप से कानूनी तौर पे सही है कि नहीं है। देखो, कानूनी तौर पे पहले आपको बता दो, एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा हुआ था कि CAA 2019 इट इज लीगली राइट और मोरली रॉन्ग। नैतिक रूप से क्या है और लीगल रूप से क्या है। देखो, लीगल रूप से सही इसलिए है क्योंकि सर अमेंडमेंट के लिए सिंपल मेजोरिटी लगता है, गवर्नमेंट ने सिंपल मेजोरिटी से पास कराया, तो सर लॉ पे तो सवाल उठेगा ही नहीं, क्योंकि उसने प्रोसेस फॉलो किया है, बात खत्म। लेकिन सवाल उठता है नैतिकता का, तो नैतिकता में कहीं ना कहीं खोट इसलिए दिखता है क्योंकि आप उन्हीं लोगों को ले रहे हो जिसको वोट बैंक बनाकर और आप 2024 में इस्तेमाल करोगे। तो सर ये भी बात, दूसरा पक्ष ये भी है कि मुस्लिम्स वहां हैं, मेजोरिटी में है, सही बात है, लेकिन फिर भी मुस्लिम्स में भी अलग अलग कास्ट हैं, शिया, सुन्नी, फिर अलग अलग उनका भी अपना विवाद है। तो अगर उनका विवाद है तो मुसलमान में भी बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रताड़ित हैं, तो उनको भी दे देते तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो जब भी कभी इंटरव्यू या मेंस में पूछे कि CAA 2019 क्या है, तो एक बार जरूर बोलना, इट इज लीगली राइट बट मोरली नॉट वेरी राइट। क्योंकि भारत एक वैसा देश है जो नैतिक प्रधान है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, हर धर्म को माना है। बात आप समझ पा रहे हैं, हर धर्म हर भेदभाव को किया है। अब इस बात के लिए थोड़ा समझिएगा कि सर अगर आप हर धर्म को माने हैं तो फिर किसी एक धर्म को ऐसा करना इंडिया के लिए शोभा नहीं देता है। तो लिखिए, इट इज लीगली राइट, पहले ही पॉइंट लिखवा देता हूं, CAA 2000, इट इज लीगली राइट बट मोरली रॉन्ग मत लिखिएगा, मोरली नॉट वेरी राइट लिखिएगा, दिमाग में रखिएगा। क्योंकि सर ये किसी ने ऑफिशियली बोला नहीं है, और जो हमें वही चीज लिखना है जो गवर्नमेंट ने बोला है। हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो बोला है हम क्या बोले, जब तक IAS बन रहे हैं तब तक गवर्नमेंट ही हमारा सब कुछ है, बुझा रहा है। IAS बनने के बाद गवर्नमेंट को जरूर जितना तुतु में करना होगा करिएगा। अभी तो सर आपको दिमाग में क्या रखना है, गवर्नमेंट दिख रहा है पागल, फिर भी क्या बोलना है, एकदम सही चल रहा है। अभी जब तक आप IAS का इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर लेते हैं तब तक गवर्नमेंट को पकड़ के रखना है। इंटरव्यू जब हो जाएगा और रैंक जब आ जाएगा, रैंक लिस्ट में जैसे ही आ जाएगा, मीडिया वाला इंटरव्यू लेने आएगा, जितना उसके बाद हल्ला हो मचाना है मचा लेना भाई, उसके पहले तक मत मचाना, नहीं तो इंटरव्यू में सर बहुत गजब हो जाएगा। और याद रखिएगा, इंटरव्यू के बाद कुछ वैसे राजनीति तो होता ही है, तो इंटरव्यू के बाद हर पार्टी आपको अप्रोच करेगा। मैं पहले बता देता हूँ, जैसे ही रैंक लिस्ट जब डिसाइड होता है, वो इसलिए डिसाइड होता है क्योंकि जिस समय इंटरव्यू हुआ रहता है उस समय देखो हर इंसान का थोड़ा ना थोड़ा ओपिनियन किसी के फेवर में जाएगा या किसी के अगेंस्ट में जाएगा, वो नेचुरल है।
जिस पार्टी के फेवर में गया वो पार्टी वाला अब आपको ट्रैप मारेगा। सिंपल। जैसे अभी देखो, अभी बिहार में एक नया है राठी, अरे डीजीपी, न्यूज में देखते हैं ना आप लोग कि खाली उसके बाद यही देखते हैं मोटू पतलू छोटू पतलू आप समझ रहे हैं। तो अभी आए हैं न्यू डीजीपी सर, भयंकर। इन्होंने बोला कि क्रिमिनल को दौड़ा दौड़ा के मारना है और शुरू हो गया है कांड। आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो है हर राजनीति का एक आईपीएस ऑफिसर फेवरेट होता है। जब उसका पावर आएगा उसको पूरा फुल पावर देगा, पकड़ पकड़ के पिटवाएगा। जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाया था, याद है कि एक आईपीएस हैं जो सर बहुत उसी टाइप के आदमी हैं। तो उसका क्या था, नेचर था कि जिस जिले में भी जाता था तो पहले जाते जाते पूरा थानेदार सबका मीटिंग ले आता था, सबको खूब पार्टी करता था, खूब पिलाता बुलाता था और पूछता था यहाँ का रंगदार कौन। और मान लो यहाँ नाम बोला राम खिलावन, मान लो अलग अलग कोई नाम दे दिया। कल गया तो या तो उसको मार दिया या इतना परेशान किया कि वो घर छोड़ के भाग गया। फिर दोबारा 1 महीने बाद फिर मीटिंग बुलाया। अच्छा, ये सब बोला कि यार जिसका जिसका नाम बात है तो गायब होता जा रहा है। दोबारा मीटिंग बुलाया, अंत में बोलता था यहाँ का रंगदार कौन, सब बोला जी हुजूर आप। अच्छा, बोलता था अब जिला पूरा शांत चलेगा। तो इस टाइप से भी होते हैं आईपीएस। और बोलने वाली बात नहीं होती, हीरोबाजी तो होती है। कुछ आईपीएस हीरोबाजी के चक्कर में सस्पेंड भी हो जाते हैं। मतलब भाई हो जाते हैं, लेकिन वो न्यूज में रहते हैं वो लोग, उनको ही पता है सस्पेंड होगा क्या होगा, हॉलीडे हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर ज्वाइनिंग होगा। गलत करना नहीं है तो किसी नेता को ही सपोर्ट कर देगा वो। इसीलिए एक कब होता है, मजा कब होता है, बनने के बाद। बनने के बाद ही आप ये कर सकते हैं, बनने से पहले नहीं। तो सौभाग्य प्राप्त तब होगा जब आप आईएएस का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मजा उसी में है कि सर आप हमेशा न्यूज में रहो। मैं तो बार बार बोलता हूँ लड़के और लड़कियों को, जैसे आईएएस बनो सर, हर दिन कुछ ना कुछ कांड करते रहो। मतलब ऐसा करो कि न्यूज में रहो। भाई मौका है आपके पास, कभी गाँव में जाओ, कोई गुंडा है, पकड़ के थप्पड़ मार दो, क्या दिक्कत है। मतलब ठीक है, नियम का अलग है, वो करना कस के मारो, मीठा बैठा दो। सर हर दिन न्यूज में रहो। मतलब और बता रहा हूँ आपको बहुत फेवरेट। जैसे एक बक्सर के डीएम है, वो हर गांव में हर दिन टॉस करके जाते हैं और रहते हैं। नियम है उनका, मतलब वो सारे गांव में उनके जिले में जितने सारे गांव हैं उन सबका लिस्ट बना के रखा हुआ है। टॉस करते हैं, आज ये आया कि चलो इस गांव में जाना है। गांव में गया, पूरा टेंट उंट लगाया, रात भर 2 दिन वहां रहा। पूरा जितने बच्चे थे, स्कूल का व्यवस्था, ऑफिस सब देख लिया, तंदुरुस्त। सर फायदा भी तो होगा, गाँव के लोग से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करिएगा और ये फायदा है। नर्मदेश्वर लाल यहाँ के डीएम थे। नर्मदेश्वर लाल ने में कुछ वैसा ही काम किया। नर्मदा तो देखो अभी सर बन गए, प्रमोशन हो गया उनका। तो लॉजिक कहने का ये है कि अगर आप काम करिएगा तो आपको मिलेगा फायदा। बुझा रहा है। साइकिल यात्रा निकाल दो, पैदल यात्रा, नहीं तो सर डुबकी मार के यात्रा, जो भी निकालो, मतलब रेंगने यात्रा, कुछ भी करो। और आप ऐसे करोगे तो सर कम से कम हर संडे को खाली दौड़ा दीजिए। जैसे यहाँ के भी डीएम हर संडे को दौड़ाते हैं, मतलब मैंने देखा है 1-2 बारी, खुद भी दौड़ते हैं, बाकी सब दौड़ाते हैं। तो इस सबसे फायदा क्या होगा, कम से कम हरामखोर पुलिस वाला जिसका निकला हुआ इतना, कम से कम कुछ तो एक दिन तो दौड़ेगा। एक दिन दौड़ेगा तो उसको आइडिया तो लगेगा क्या है। तो इसलिए वो अच्छा चीज़ है। और ये सब कुछ कब हो सकता है, डीएम के बाद। बाकी कोई और दुनिया का ऐसा माइकल लाल जॉब नहीं है जो इतना आपको आज़ादी देता है और इतना ज़्यादा आपको डायनेमिक चीज़ करने के लिए देता है। बाकी एक जॉब का एक ही नियम है, 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5। एसबीआई क्लर्क है, क्या है एसबीआई क्लर्क, 9 से 5 टाइप करके आइएगा, शाम इधर सिगरेट दारू धूप के पी जाए, सो जाइएगा। एक बात बता रहे, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से की जा सकती है, लेकिन पावर उतना नहीं है। क्लर्क के पास कितना पावर है, आईएएस में पावर है। मन किया, गुस्सा हुए, एक बार फोन किए, ड्राइवर आपके पास हमेशा रहता है, 2 ड्राइवर एवरी टाइम प्रेजेंट रहता है। गुजरात में थोड़ा सा सिंप्लिसिटी चलता है, वहाँ पे ज़्यादा डीएम का भौकाल नहीं है। गुजरात में डीएम के पास एगो रहता है कांस्टेबल, खाली इसीलिए, बाकी वो टाई बेल्ट लगेगा, अकेले घूम रहा है डीएम, बाकी कोई नहीं रहता, पो पो कुछ नहीं। ये सारा भौकाल यहाँ तो सर डीएम चलता है तो समय ठहर जाता है। समझ, बिहार यूपी में यहाँ पे भौकाल है पूरा। तो जब भौकाल है तो भौकाल फैलाइए, क्या दिक्कत है, बन के फैलाइए आराम से, चश्मा फैला के घूमते रहिए। अधिकतर डीएम को देखिए घूमेगा, अब बिना बने टिनैया चश्मा लगा के घूमिएगा तो 10 को लोग गाली देगा, ऊपर से सर आपको बोलेगा। और उस समय आप वही टिनैया चश्मा लगा के घूमिएगा तो आपका स्टाइल बन जाएगा। देखते ना सर, टिनैया चश्मा इधर बहुत होता है, अलग अलग चश्मा है सर, एगो का शीशे गायब है, वो लगाया हुआ है, अजीब अजीब काम करता है यार। चलिए, तो सर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मैंने जैसे ही बोला, सीए 2019 में बोला इट इज लीगली राइट बट मोरली नॉट वेरी राइट। पहले आप पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट अब लिखिए, इसमें आगे दूसरा पॉइंट लिखिए, सीए 2019 चेंजेस इन सीएए 1955, मतलब
CAA 1955 में बदलाव किया गया और अमेंडमेंट एक्ट है, संशोधन है, और संशोधन सिंपल मेजोरिटी से पास होना है। गवर्नमेंट के पास पावर है, आराम से चेंज कर लेगा, क्या दिक्कत है। आगे दूसरा लिखिए, दे चेंज्ड, लिखो इसमें, लिखो इसी में नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन इसमें लिखिएगा, हिंदी में भी बोल दूंगा, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए। दे चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट, दे चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट। इन्होंने इलीगल माइग्रेंट के परिभाषा को भी बदल दिया। इलीगल माइग्रेंट के परिभाषा को क्या बदल के, दे चेंज द डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन क्या है, दो चेंज द डेफिनेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट के परिभाषा में चेंज किया गया, तो क्या चेंज किया गया, अब आगे नेक्स्ट लिखिएगा, दे सेड, ऐसे लिखिएगा, दे सेड। और जब भी हम बोल रहे हैं दे सेड, मतलब CA 2019 के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, गवर्नमेंट और उसको मिलाकर, तो दे सेड या इट सेड भी लिख लीजिएगा। दे सेड ABP, ऐसे लिख लेना ABP, और ABP के ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान लिख ही लेना, छोड़ना मत बिल्कुल। दे सेड ABP कंट्रीज, ABP कंट्रीज नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, NON, नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम्स का मीनिंग क्या है, अल्पसंख्यक से। नॉन मुस्लिम्स 31 दिसंबर 2004, ये डेट लिखना, जरूर लिखना, ये डेट जरूरी है। नॉन मुस्लिम्स, हिंदी में बोल देता हूं, इंग्लिश वाला कनेक्ट करना, ठीक है, फिर बताऊंगा। पहले समझना बात को, उसके बाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला इधर 31 दिसंबर 2004 से पहले जितने भी नॉन मुस्लिम्स आए थे ABP कंट्रीज के, उन सब को 5 साल में नागरिकता दे दिया जाएगा। मेरा कहने का भाव ये है, पहले मतलब ऐसे वो सारे अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं, वो अगर इंडिया में 31 दिसंबर 2004 से पहले आ गए हैं तो उनको 5 साल में नागरिकता दे दिया जाएगा, अन्यथा बाकी सभी को 11 साल ही रहना पड़ेगा। कुछ बुझा रहा है समझ में? तो फिर बोल दे रहा हूं लास्ट बार इंग्लिश में, ABP कंट्रीज and the illegal migrant who came to India before 31st December 2004 will be a legal citizenship in 5 years. Will be a legal citizen in 5 years. पूरा कॉन्टेक्स्ट, परेशान मत होना, लिखवा रहा हूं इसलिए इतना रिपीट कर, इतना बार रिपीट कोई करेगा भी नहीं। कॉन्टेक्स्ट भाव समझना, मैं बोला हूं क्या, they said ABP countries non-Muslims who came to India before 31st December 2004 will be a legal citizen of India in just 5 years. And rather than that या except that, and इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं उन लोगों को 11 साल लगेगा नेचुरलाइजेशन से, 11 साल लगेंगे नेचुरलाइजेशन। और नेचुरलाइजेशन का नियम ही है कि 11 साल रहिए, तब उसके बाद गवर्नमेंट से बात करिए। क्या समझ आ रहा है? जिनको समझ में आ गया हाँ करिए एक बार, बहुत जरूरी है समझना एक एक पॉइंट्स। बहरहाल आगे नेक्स्ट, अब अपने भाषा में, अपने ठेठ भाषा में, आप अपने भाषा, मेरा छोड़ दीजिए, सभी के दिमाग में कॉन्सेप्ट एंट्री कर गया है। 1 से 2 मिनट दे रहा हूं, अपने भाषा में पूरा लिख लीजिए। जो टाइम दे रहा हूं इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में भूल जाइएगा आप। तो मैंने सिंपल सा जो भाषा बोला हूं उस भाषा में एक बार लिख लीजिए, अपने भाषा में जो भी लिखना है। 1 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, धाए धाए लिख लीजिएगा आप अपने समझने के लिए, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। अच्छा 2004 लिखवाए हो क्या? सॉरी इसमें 2014 कर लेना, सॉरी मिस्टेक हो गया है, 2014 कर लीजिएगा, 2014, क्योंकि 2014 में NRC होगा इसलिए। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आए हैं नॉन मुस्लिम्स, बस बाकी सब ठीक है।
लिख लिए होगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ऑलरेडी प्रीलिम्स में, सिंपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, पहले लिख लिए होगे तब पूछूंगा। कॉमन सेंस से जवाब देना, ध्यान से। एक स्टेटमेंट है, इलीगल माइग्रेंट क्या कभी सिटीजन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता। अभी क्या पढ़ा रहा हूं मैं बोला हूं कि इलीगल माइग्रेंट क्या सिटीजन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्या नहीं बनेगा, उसी का तो प्रोसेस चल रहा है। वो इलीगल माइग्रेंट जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है और वो एबीपी का है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, याद रखिएगा, तो उसको नागरिकता मिलेगा कितने साल में? 5 साल में। ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक प्रावधान कर दिया गया। याद रखिएगा, जब कभी ये बोले कि कोई इलीगल माइग्रेंट बर्थ से नागरिकता बन सकता है क्या? क्योंकि वो जन्म यहां लिया है और उसके पापा भी इलीगल थे, तो क्या उसको नागरिकता दे दिया जाएगा? कहां से दिया जाएगा? ये कहां है, सब कहां है? इलीगल माइग्रेंट, मान लो एक इलीगल आदमी है, समझो ध्यान से, आप ही को मान लेते हैं मान लें तब ज्यादा ठीक रहेगा। आप मान लो इलीगल आए तारों के नीचे से, बजरंगी भाईजान की तरह, तो मान लीजिए अगर किसी के भी फादर अगर तारों के नीचे से आए, यहां रह गए, अब आपका जन्म हो गया, तो चूंकि वो क्या इलीगल थे, तो आपका जन्म इंडिया में हुआ है, तो क्या आपको इंडियन नागरिक मान लेंगे? कहां से मान लेंगे? इलीगल माइग्रेंट। अब आप मुझे बताइएगा, आप रह रहे थे छुप के, भाई ऐसे लाखों लोग हैं जो छुप के रह रहे हैं, भागते रह रहे हैं, और ये पूरे वर्ल्ड के साथ समस्या है। अधिकतर लोग जानबूझकर, ध्यान समझिएगा, वो रहते हैं इलीगली और कहीं और से, पाकिस्तान से, इंडिया से गए हैं, इलीगली चले गए किसी भी तरीके से, वहां पे रहते हैं और रहते हैं, तो सर उनकी हालत और बेकार है। लोग जानबूझकर पुलिस पे अटैक करते हैं ताकि पुलिस लोग इनको पकड़ के जेल में लेके चला जाए, क्योंकि जो हालत उनकी बाहर होती है उससे बहुत अच्छी हालत होती है कहां? जेल में। तो जानबूझकर पुलिस को अटैक करते हैं लोग। जैसा अभी ठंड का समय है, अब अभी का ठंड का समय है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाए हो तो आपको तो ये समझना है कि सूरज कहां होगा और अमेरिका में क्या चल रहा होगा, आपको पूरा कनेक्ट करना है। अमेरिका में जैसी ठंड बहुत बढ़ जाती है, अचानक से हत्याएं बढ़ जाती हैं पुलिस लोगों की, और पुलिस लोग जानबूझकर उनको पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि इसको लगता है कि सर एक पुलिस के बैरक में आप देखिएगा तो अमेरिकन पुलिस वो सब जो जेल होता है वो एडवांस जेल है, हमारे इंडिया की तरह नहीं है, इधर बह रहा है उधर नहीं, उनका एडवांस जेल है। थोड़ा सा भाई एडवांस इसलिए है बिकॉज उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पैसे जीडीपी ज्यादा है, तो स्वाभाविक है होना, हमारे भी उतना जीडीपी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अब वहां पे सर जाते हैं तो एक बैरक में 4-5 आदमी हैं, तो कम से कम उसको ठंड तो नहीं लगेगा। तो ये सोचता है हर दिन के मरने से अच्छा क्या है कि एक दिन सर किसी को मारे और कहां पहुंचे? जेल में। तो वहां तो जेल में जगह भी है, कितना को ठूस हो गया। आप मूवी देखें, एक आप देखे होंगे स्ट्रीट डांसर मूवी आया था कुछ समय पहले, जो कि एक वर्जन पे मूवी आया था, जो आपका शुरू से एबीसीडी का वाला वर्जन है। वो एबीसीडी कितने लोग देखे हैं? स्ट्रीट डांसर। वो स्ट्रीट डांसर मूवी आपको देखिएगा तो उसमें रियल स्टोरीज दिखाया है कि इलीगल माइग्रेंट कैसे अमेरिका में पहुंचे, उनका मदद ये लोग डांस इसलिए कर रहा है कि जो प्राइज मनी इसको मिलेगा उससे उन इलीगल माइग्रेंट को घर पहुंचा दिया जाएगा। आप समझ पा रहे मेरी बात? और वो इंडिया से भी बहुत लोग हैं, नमूने लोग तो जाते ही हैं। उसमें यही दिखाया है कि इंडिया से कुछ सरदार जी को अमेरिका जाना है पैसा कमाने, इनको वीजा मिल नहीं रहा है। भाई वीजा हर किसी को थोड़ी इतना आसानी से मिल जाएगा। अब वीजा मिल नहीं रहा है, ये लोग क्या किए, जो एक क्रिकेट ग्रुप या एक मान लो प्लेयर डांसर का ग्रुप जा रहा था, तो डांसर का ग्रुप जा रहा था तो सारे ग्रुप को अलाउड था, वो लोग यहाँ आया हुआ था, उसी ग्रुप के साथ इन लोग को फोटो चिपका के भेज दिया गया। जब वहां गए, क्या सुन रहे हो, तो सर निपट गए। तो कहने का भी नहीं क्या है, अगर वहां पे वो लोग पहुंच गए हैं तो क्या उनको नागरिकता अमेरिका दे देगा? क्या नहीं देगा। इलीगल, इसलिए क्वेश्चन था कि इलीगल माइग्रेंट कैन ओनली बी ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। हटा दीजिएगा स्टेटमेंट, जब इंडिया रहे तभी ध्यान रखिएगा। इलीगल माइग्रेंट कैन बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए सिटीजन इज नेचुरलाइजेशन। सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? नेचुरलाइजेशन। क्यों? बर्थ से बन सकते हो? नहीं। वंश से? नो। रजिस्ट्रेशन से? कहां कैसे रजिस्ट्रेशन करा लोगे बेटा? इलीगल खुद हो तुम।
रजिस्ट्रेशन तो वो आदमी करेगा ना जो लीगल है भाई। एक आदमी जो शादी करना चाहता था तो वो लीगल आदमी है, तब आके रजिस्ट्रेशन कराएगा ना। ये तो वही बात होगा, इलीगल चल गया आपने रजिस्ट्रेशन कराने, पकड़ के वहीं पर धोपेगा। तो कहने का लॉजिक है कि इलीगल माइग्रेंट कैन ओनली बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इलीगल माइग्रेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया का सिटीजन एक ही तरीके से बन सकता है। कौन सा तरीका? नेचुरलाइजेशन। ये पॉइंट लिख लेना, ये प्रीलिम्स में 4 बार घुमा के पूछा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट इसमें था, सेम क्वेश्चन बोल रहा हूं, दूसरा स्टेटमेंट था कि इलीगल माइग्रेंट, समझना, कैन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ एनी कंट्री इन जस्ट 5 years। गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सिर्फ 3 ही कंट्री होना चाहिए और 3 ही कंट्री के लोगों को ही 5 साल में नागरिकता देगी गवर्नमेंट, अदरवाइज नहीं देगी। तो पहला पॉइंट लिखिए, इलीगल माइग्रेंट कैन ओनली बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू नेचुरलाइजेशन। इलीगल माइग्रेंट, भारत का नागरिक सिर्फ एक ही तरीके से बन सकता है और वो तरीका क्या है? नेचुरलाइजेशन। इलीगल माइग्रेंट कैन ओनली बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कैन ओनली, कोशिश करिएगा इंग्लिश में ही लिखने का, फिर हिंदी में अपना भाव लिख लीजिएगा। इलीगल माइग्रेंट कैन ओनली बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू नेचुरलाइजेशन, थ्रू नेचुरलाइजेशन। देख लिए, ठीक है। मैंने बोला इलीगल माइग्रेंट सिर्फ और सिर्फ तभी नागरिक बन सकता है भारत का, सॉरी, इलीगल माइग्रेंट भारत का नागरिक सिर्फ एक ही तरीके से बन सकता है और वो तरीका क्या है? नेचुरलाइजेशन, बस। लेकिन एक पॉइंट है अब इसके आगे जो समझने वाला है। गवर्नमेंट का नाक में दर्द, सर में दर्द, हर जगह दर्द शुरू होगा। देखो कैसे, अगर आप इधर देखिए, मान लीजिए आपने 1 लाख लोगों को नागरिकता दे दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो हमारा पॉपुलेशन पहले से ही सर कम तो नहीं है, अपन और कुछ में आगे रहे चाहे नहीं रहे, इन सब में अपन एकदम आगे है, चाइना को भी पछाड़ दिया हम लोग, समझ रहे हैं सर, लेकिन मेहनत करने में नहीं सर, लेकिन पॉपुलेशन के नाम पे सर इंडिया के लोग एकदम आगे है। अब लॉजिक कहने का समझिए ध्यान से कि अगर हमने 1 लाख लोगों को और नागरिकता दे दिया तो उसका प्रेशर तो फिर हमारे संसाधन पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। दूसरा सवाल, हम उनको सेटल्ड कहां करेंगे? हम उनको रखेंगे कहां भाई? और जहां पे भी रखेंगे वहां के लोग क्या अलाउ कर देंगे क्या? ठीक है, आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी अगर इलीगल हैं तो उनको रखने का भी बहुत बड़ा चैलेंज है, यस और नो। और अगर आप किसी दूर दराज एरिया में ऑलरेडी बना देते हैं घर, तब भी आप सभी लोगों की नजर में तो पहले ही खटक गए कि वे है जो तारों के नीचे से आया है। अरे है ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज है सर। तो अब इसमें 1-2 पॉइंट बोला गया, सुनो ध्यान से। मैं पहले भी बोला था कि कल मैंने आपको म्यांमार की कहानी बताई थी कि कैसे रोहिंग्या को पाकिस्तान हरामखोर ने भेज दिया कहां? असम और ये सारे क्षेत्र में। और ऊपर से अगर आप इधर देखिए, बांग्लादेश, ध्यान से समझिएगा, पाकिस्तान, आपने 3 कंट्री बोला है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो बांग्लादेश तो सर असम वाले क्षेत्र में ही है पूरा, तो बांग्लादेश के लोग कहाँ शिफ्ट होना चाहेंगे? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जो कि ऑलरेडी बहुत पहले से है ही है। ये बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट, अब सर गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया कि सर इनको जगह मुहैया कैसे कराएंगे, क्या कैसे करेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर इन लोगों को नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भेजते हो तो वहाँ पे आदिवासी लोग हैं, तो ये लोग तो रिवॉल्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे ही आदिवासी लोग नहीं चाहते कि हमारे अपने लोग हमारे घर में नहीं सर मतलब करें, क्योंकि उन लोग का अपना जंगल ही सब कुछ है, तो आप उनको तो भेज नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने बोला एक्सेप्ट AMTM, एक्सेप्ट AMTM मतलब बोला क्या कि जिन लोगों को भी दिया जाएगा नागरिकता, रहने का व्यवस्था तो किया जाएगा, और रहने का व्यवस्था पूरे इंडिया में कहीं भी कर लो। पहला है असम, दूसरा मेघालय, इसको लिखना, त्रिपुरा, और एम पर क्या बच गया? एम फॉर और एक और मिजोरम। अरे बुझा रहा है? तो इन राज्यों में आप कभी भी उन लोगों को सेटल नहीं कराएंगे जो इलीगल माइग्रेंट को आप नागरिकता देने वाले हैं। और ये नियम डाल दिएगा सख्त, लिख लीजिएगा एक्सेप्ट AMTM। तो असम क्या लिखिएगा? खुद से लिखिएगा, ये बात सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि इतना बच्चे हैं आप लोग, लिखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लघु उतरिए, दीर्घ उतरिए, ये वाला काम नहीं करिएगा, ठीक है? लिखते चलिए क्योंकि बढ़ाना बहुत है। तो सर
सिंपल सा क्या लिखिएगा कि सर पूरे लोगों को जिनको नागरिकता दिया जाएगा उनको पूरे इंडिया में कहीं पे भी रखा जा सकता है, लेकिन इन एएमटीएम पे नहीं रखा जा सकता, एक्सेप्ट एएमटीएम। और ए मतलब हो गया असम, एम मतलब हो गया मिजोरम, टी हो गया त्रिपुरा, और एम हो गया क्या, मेघालय। और मैप याद आ रहा है इन सब के नाम का? मैप दिमाग में छपना चाहिए। कैसे बताया था अरुण, अश्विन, मेघा, वो याद होना चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए। तो एक सीधा सा सपाट पॉइंट है, लिख लो, सीए 2019 इज नॉट वैलिड इन एएमटीएम। बस बात खत्म। सीए 2019 के जो भी नियम है नॉट वैलिड इन एएमटीएम, वहां पे वो नियम लगेगा ही नहीं। आप वैसे सुने होंगे तो ठीक है, अंग्रेज के जमाने से ही एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है इन जगहों पे, आईएलपी, इनर लाइन परमिट। पूरे इंडिया में आप कहीं भी घूमने जाओ कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन असम में जाओगे तो एक टाइम लिमिटेशंस है कि 10 बजे से 3 बजे तक चलाइएगा चुपचाप घूम के, नहीं तो उसके बाद आप ना घूमने लायक रहेंगे ना घूमने लायक रहेंगे। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि सर बॉर्डर का विवाद हमेशा चलता रहता है। दूसरा, आप जब आदिवासी का रहन सहन देखेंगे सर वो ऊ करेंगे, पता नहीं आप कुछ कू कर दिए, एक बार मारा, आपका काम तमाम हो गया। अब उसकी भी जिम्मेदारी आप फिर सरकार को दे देंगे। आप समझे? क्योंकि सर कुछ बच्चे नहीं होते। अब जैसे एक इस पे आया भी था, जा बाबू तो कहता ऊ कर रहा था, इधर से भी कर कू कर, एक बार तीर गया यहाँ पे को गया, सारा कू खत्म हो गया। तो लॉजिक ये है कि उनके एक हिसाब से हर एक वर्ड का कोडिंग होता है। अब वो कू के चक्कर में 3 आदमी गए थे, 1 आदमी खत्म, अब 2 आदमी बोल ही नहीं रहा है, 2 आदमी एकदम चुप हो गया। तो इसीलिए वहां पे क्या बनाया गया है, ILP, इनर लाइन परमिट। और इनर लाइन परमिट में कुछ नियम है, कुछ प्रोटोकॉल्स है। और ये प्रोटोकॉल्स और नियम सिर्फ क्या है, हमारे लिए ही है, हमारी रक्षा के लिए ही है कि अगर आप जाते हैं तो सर 10 बजे, इसलिए आप इंडिया में रहते हुए भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे आपको नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। इसलिए आप असम और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यूजुअली कोई टूरिस्ट, खासकर जो नॉर्थ इंडिया में इधर है, वो जल्दी जाना नहीं चाहेगा। वो ज्यादा से ज्यादा खींच तीन के कहाँ पहुंचे जानते हैं, असम में, क्योंकि असम में भी कुछ प्लेन एरियाज हैं तो वहां पे चला जाएगा। असम में बहुत लोग का बिजनेस भी सुनेंगे, और मतलब असम में बहुत लोग का बिजनेस भी मिल जाएगा। लेकिन जैसी बात आता है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जैसी सुनते हैं आपको लगता है अगले जन्म में घूम लेंगे भाई, इस जन्म में नहीं। लेकिन हाँ, अब जो स्थिति, अब आप जा सकते हैं। मैं एक आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ब्यूटीफुल है सर, मतलब जबरदस्त सिनेरियो है। आप जाइएगा, मतलब आपको ना स्वर्ग टाइप फीलिंग आएगा पूरा, चाहे आप सिक्किम से पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में चलिए, और अब आप इजिली जा सकते हैं, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, तभी मैं एहसास कर पाया। मेरा वहाँ पे ऑलरेडी जूनियर लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो असम में पोस्टेड हैं, ऑलरेडी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं, वो लोग ऑलरेडी पोस्टेड हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा खाली ढलने में आपको टाइम लगता है, कहीं भी ढलने में हो तो कहीं भी लगेगा। आपकी पोस्टिंग आईएएस के बाद एक जगह से फिर कहीं पे भी होगी तो होगी, आपको वहाँ तो टाइम लगेगा ना एडप्ट करने में। सर इतना सही से थोड़ी ढल जाइएगा आप। तो वहाँ पे जब ऑलरेडी जब हम लोग भी थे, हम लोग भी रहे हैं वहाँ पे, आपको उसको देखना है। तो एक मूवी में बहुत अच्छा जिक्र किया गया है, न्यूटन मूवी में, एक मूवी है न्यूटन, और वो न्यूटन नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे बनाया गया कि इलेक्शन लेने के लिए कैसे उस मूवी में क्या किया गया, हर चीज़ का देखो बताओ ना। यूपीएससी की तैयारी में हम लोग के जो टीचर पढ़ा रहे थे उन्होंने ऐसे ऐसे मूवीज़ के नाम बताए जो सिर्फ और सिर्फ पूरा सिलेबस उस मूवी से कवर हो गया था, 50% से ज़्यादा। लेकिन उसके पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो भी किससे समझ में आ रहा है, तो भी समझ में आएगा, तो घंटा समझ में आएगा। मूवी तो पहले से देख ही रहे हो आप, ऐसा थोड़ी कि नहीं देख रहे हो, देख ही रहे हो। मूवी का मजा तब आता है जब आपको उसके कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लगे, उसका जगह समझ में आने लगे, नाम समझ में आने लगे, तब मजा आएगा आपको देखने में। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़े हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में बताया था मैंने, जिन लोग को आंतरिक सुरक्षा में, मैंने पंजाब के बारे में स्टोरी बताया था। अभी देखिए फिर पंजाब पे आ रहा है, वो सेम नाम में एक रिपीटेशन हो रहा है। बहरहाल तो असम में जाइएगा, मजा आएगा आपको। हाँ, गाइड रूट रहता है प्रॉपर, आप सुरक्षा के साथ जाइए, वहाँ पे डिफेंस आपकी सुरक्षा करता है, कोई तकलीफ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, स्टेट में भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे जूनियर्स भी हैं, सहपाठी भी हैं।
तो कहने का सिंपल लॉजिक है कि आप अगर जब मौका मिले तो बिल्कुल जाइए। और डरपोक किस्म के हैं, कमजोर दिल वाले हैं कि आवाज़ सुनते ही मर जाते हैं, अगर ऐसा कुछ है तब फिर आपको जाने का कोई क्योंकि सर आप जाएंगे कब बम फटेगा साइड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पूरी सुरक्षा, आप जाते हैं तो पूरी सुरक्षा दी जाती है। बहरहाल कोशिश करिएगा जाने का। AMTM याद रहेगा, नाम बोलो। A फॉर M फॉर मेघालय, मिजोरम, और एक हो गया क्या, त्रिपुरा। ये AMTM ऐसा वर्ड है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एम से कंफ्यूजन होता है तो दो है ही, दोनों एम आ गया, मिजोरम और कौन, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। ए से क्या है, असम, बस यही एक थोड़ा सा खाली दिक्कत देता है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग आंध्र प्रदेश भी लगा के आ जाएंगे समझ में आ रहा है ना, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश कहाँ है, ओट, WAAT, तो नीचे है आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखिए। तो आंध्र प्रदेश इक्वल टू अरुणाचल प्रदेश, उधर से वो भी करेगा 10 बराबर 0, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन था, इक्वल टू क्या होता है 0, एक हट गया है, बस बात खत्म। आगे लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिएगा ILP। ILP का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट लिखिए। इनर लाइन परमिट में पहले 2 स्टेट आता था, 2 राज्य आता था, अब एक तीसरा राज्य भी जुड़ गया है। लिखिए, इनर लाइन परमिट में 2 स्टेट आता था, पहले लिख लो अरुणाचल प्रदेश इज एडेड इन मेघालय एंड नागालैंड। मतलब पहले 2 स्टेट में था, मेघालय में और नागालैंड में ILP का नियम था, लेकिन उसके बाद ILP का नियम किस में कर दिया गया, अरुणाचल प्रदेश में भी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने बोला ऐसा अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं ILP इज इक्वल टू, तो क्या हो गया अब, आंध्र प्रदेश प्लस नागालैंड, सुन लेना, और प्लस क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, मेघालय लिखवाया हो ना, मेघालय ही होगा। अब 3 स्टेट में है ILP का नियम, तो थोड़ा बहुत मेघालय में भी है, लेकिन मेघालय शेड्यूल 6 में नहीं आता। जब मैं शेड्यूल का जानकारी दे दूंगा तो वहाँ बोल दूंगा। तो सर आप लिखिएगा कि ILP अभी एक ऑफिशियल रूप से 3 राज्यों में चल रहा है। फिर से बोल रहा हूँ आराम से, पहले 2 में चलता था, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर नागालैंड और मेघालय में पहले चलता था, बाद में आंध्र प्रदेश को भी इसमें ऐड कर देगी, इसलिए मैंने आंध्र प्रदेश पहले लिखा है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड प्लस मेघालय, इन तीनों में अभी ILP है, बस इतना दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट आगे लिखिए, आगे लिखिएगा एक और, उसके बाद देन समझिएगा। पॉइंट लिखिए, कंक्लूजन लिखिए एक बार, कंक्लूजन, और कंक्लूजन करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन पहला लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज CAA 2019 इज CAA 2019, क्या CAA 2019 इज CAA 2019 विल अफेक्ट पॉपुलेशन, विल अफेक्ट पॉपुलेशन, और ब्रैकेट में लिखना एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, इज CAA 2019 विल अफेक्ट, ऐसे लिख लेना एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन लिख लेना सेम ऐसे ही, इज CAA 2019 विल अफेक्ट फ्यूचर पॉपुलेशन, इज CAA 2019 विल अफेक्ट फ्यूचर पॉपुलेशन। क्या CAA 2019 एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन जो पहले से है उस पर असर डालेगा कि नहीं, यस और नो। और दूसरा, क्या CAA 2019 भविष्य के पॉपुलेशन पे असर डालेगा कि नहीं। यहाँ ये 2 क्वेश्चन हैं, सुन रहे हैं। तो यस पहले क्वेश्चन में बताइए, यस और नो, नो बताता हूँ क्यों। दूसरा, फ्यूचर पॉपुलेशन में यस। देखो आप जो यस बोले हो गलत नहीं बोले हो, सही बोले हो, लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक्स बारीकी आपको समझना है। 2019 में वो हुआ है, तो 2019 में अभी तो सिर्फ व सिर्फ क्या किया गया है, अभी जस्ट बोला गया है, अभी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ नहीं है। तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा नहीं, उसके एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
फर्क तो अब उसके बाद शुरू होगा जब आप उन लोगों को क्या करने लगेंगे, देने लगेंगे, और वो लोग आना शुरू कर देंगे और लोग को हक मिलना शुरू हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा, देखो मैंने वही बोला, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्क पड़ेगा। फर्क तो हर चीज से पड़ता है ना, हर चीज का अच्छा हर चीज का बुरा है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जिस चीज में ज्यादा अच्छाई है वो ज्यादा अच्छे, जैसे इलेक्शन चल रहा है, 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट में सब पता है सब गुंडवे हैं, सब चोर ही हैं। तो चोर है तो चोर में भी कैटेगरी में देखिएगा ना, अच्छा ये एगो खाली हीरा चुराया है, ये हीरा चुराया है, तो आप देखिएगा कि जो कम चुराया है उसको जिता दो। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा अच्छा पैमाना क्या है, चोर। आप समझ रहे हो, आप मेन पैमाना है कि चोर को चुन रहे हैं, लेकिन उस चोर में जो सबसे कम वाला चोर है उसको छोड़ रहे हैं। तो सर इसलिए यहाँ ध्यान दें, फ्यूचर पॉपुलेशन को बस अभी लिख लीजिएगा, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को अफेक्ट अभी नहीं करेगा समहाउ, इसलिए क्योंकि अभी पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन फ्यूचर पॉपुलेशन को बिल्कुल करेगा, क्योंकि 2024 तक आते आते उसके बाद सारा कांड शुरू होगा और इलेक्शन होना है। और देखिएगा फिर विवाद होगा 2023 के, याद रखिएगा सितंबर से, अभी फिर ऑन कैमरा बोला और आप देख लीजिएगा जाके, 2023 के अगस्त या 18 से सितंबर 26 के बीच में घमासान होगा जबरदस्त, गारंटीड के साथ। वो पहले भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन इतने आते आते तो इस टाइम तक घमासान हो जाएगा इस बात पर, और वापस फिर सीए 2019 न्यूज में आ जाएगा। इसलिए जो भी लोग एग्जाम देंगे 2024 या 25 में, उस समय ये सबसे हॉट टॉपिक होगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और वो आपके लिए पहले ही से दिमाग में रख लेना है। तो जो भी लोग हैं 25 तक पेपर देने वाले हैं, आपको पता है, और आप लोग में से अधिकतर फर्स्ट ईयर के हैं, 25-26 तक पेपर दीजिएगा, उस समय तक आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए पहले ही बोल दे रहा हूँ, कॉपी फ्रेश बना के रखिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, उसके बाद फिर खत्म करेंगे। अब हेडिंग डालिए सेंसस, थोड़ा सा पेज छोड़ के फ्रेश पेज पे, सेंसस, CNSUS, सेंसर बोर्ड जानते हैं आप लोग, सब जानते होंगे। सेंसस, यहाँ सेंसस है वर्ड, ये पढ़े भी होंगे आप ऐसे इकोनॉमिक्स में, जो CBSE स्कूल्स में होते हैं। 10th में तो बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, 11th-12th में आते हुए जिक्र है, आर्ट्स से जो पढ़े होंगे। बाकी सेंसस तो सुनिए होंगे, पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना। इस बार जातीय जनगणना होगा, हाँ इस बार जातीय जनगणना होगा। ये बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन गया, अभी न्यूज़ में है और आएगा भी, अभी हो रहा है। अभी जितने सारे टीचर हैं बिहार में भी, हाँ जैसे जितने सारे टीचर हैं, तो टीचर लोग उतने तो अभी अलर्ट हो गए होंगे, अभी उनको पहुँच भी गया होगा, कॉपी वॉपी ना फॉर्म वॉर्म पहुँच गया होगा। अभी वो लोग अभी हड़बड़ा रहे होंगे, अभी सब अभी मूड में होंगे, वो ढूंढ रहे हैं यंग लोग को कि कौन बेरोजगार है जो मेरा कॉपियाँ लिख देगा, उसको मुर्गा भात खिला देंगे। यहाँ तो भूजा पे कतलेआम हो जा रहा है, तो मुर्गा भात तो बहुत बड़ा चीज़ है, आप समझ। और ठंडी का दिन है ये, क्या दिक्कत है। इधर आइए, बोर तो नहीं हो रहे हो, पहले समझना सेंसस का मीनिंग समझना। सेंसस देखो, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं सेंसस, तो सेंसस का मीनिंग होता है ओवरऑल फीडबैक लेना। सेंसस का मीनिंग ये नहीं होता कि जातीय जनगणना या जनसंख्या का जनगणना, ऐसा नहीं है। सेंसस का मीनिंग क्या है, ओवरऑल आप फीडबैक ले रहे हो। अगर आप पॉपुलेशन कहोगे तो पॉपुलेशन सेंसस बोल देंगे। जैसे आप देखोगे आजकल एक बार बार ऐड चलता रह रहा है। ऐड क्या चल रहा है कि आप इस सर्वे में भाग लीजिए, सर्वे में भाग लीजिएगा तो 50 रुपया पेटीएम आपको मिलेगा। 50 रुपया मिल रहा है, मतलब सर्वे में भाग लेने के लिए। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या डिजिटल दुनिया ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑफलाइन दुनिया भी इंपॉर्टेंट है। कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं। देखो आप तो फीडबैक में जाते नहीं हो, बाद में एक बार रिजल्ट आ जाता है, अब आप कहते हैं कौन लोग है जो फीडबैक दिया भाई। तो आप जब शामिल नहीं हो तो कोई ना कोई तो शामिल होगा, और जब कोई ना कोई शामिल होगा, इसलिए और अच्छा है कि कोशिश करिए, जब अगर आपको लगता है कि नहीं ये जरूरी है समाज के बारे में, तो आप खुद शामिल हो जाइए। ऊपर से 50 रुपये मिल रहा है। आज ऑनलाइन डिलीवरी आप मंगाएंगे तो एक और सामान, एक और ऑप्शन आज खुले हुए है। एक इतना छोटा सा पैम्पलेट मिलेगा, मतलब छोटा सा, उस पर लिखा रहता है इसका रेटिंग करिएगा तो 100 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा पेटीएम का, या 50 रुपये पेटीएम का। देखिए रेटिंग करने पे, अब कुछ लोग क्या है उसमें रेटिंग ये नहीं बोला कि 4 स्टार दीजिएगा तो 50 को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रेटिंग करना है। और सर आप लोग से राय ये है कि जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो सही रेटिंग क्या करिए। कम वक्त फटा हुआ रहता है, आप 5 स्टार दे देते हैं आप अब जो भी खरीदा उसके बाद खाना इतना गंदा था। IRCTC में जब भी आप बुक करेंगे, रेलवे में जाएंगे बुक करेंगे IRCTC वेबसाइट पे, तो वहाँ पे रेटिंग देख के बुक करते हैं। किसको क्या पता है कौन का खा रहा है। अब एक मिला था इतना सब सड़ा हुआ दाल मिल गया, रेटिंग दे दिया 5 स्टार, पता नहीं गलती से दे दिया होगा। दोबारा हर कोई ऑर्डर किया, अब जैसे ऑर्डर किया फिर मिला वही वाला सड़ा हुआ दाल, तो उसने फिर रेटिंग की। इसलिए रेटिंग सही किया करिएगा, क्योंकि उससे किसी की जान बच जाएगी। समझ रहे हैं। मेडिकल शॉप का रेटिंग भी ठीक करिएगा, क्योंकि बहुत लोग का एक्सपायरी डेट रहता है।
एक्सपायरी बेचते हैं, तो आप थोड़ा सही दिया करिएगा। सेंसस में ले आइए नीचे। सेंसस एक घेरा है बहुत बड़ा, और सेंसस मतलब हर कुछ का होता है, जैसे कि सर कास्ट का भी सेंसस हो जाएगा, पॉपुलेशन सेंसस हो जाएगा, हर चीज का सेंसस हो सकता है, कोई बहुत बड़ा डील थोड़ी ना है। हम यहीं पर राय ले लेंगे कि मोतिहारी में कितना % टीचर लोग जो है हरामखोर है, मान लीजिए एक सेंसस बोल दिए, तो एक सेंसस वो राय लीजिए, राय दीजिए। फिर बोले दूसरा सेंसस क्या है कि कितने ऐसे सब्जी वाले हैं जो बढ़िया सब्जी बेचते हैं। तो सेंसस कैन बी ऑन एनीथिंग, लेकिन सेंसस पॉपुलर हुआ उन सारी चीज़ों पे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। उसमें सबसे पहला आ गया पॉपुलेशन सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस, मजा आएगा आपको इसमें जानकर। पहले लिखो सेंसस में ब्रैकेट में लिख लो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये करवाएगी। सेंसस में ऐसा लिख लेना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। तो अभी गृह मंत्री कौन है? शाह। एक बात तो अच्छा ये है कि कम से कम इंडिया के लोग प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री का नाम जानते हैं, भले भौकाल टाइट है फिर भी जान तो गए हैं कम से कम। नहीं तो पहले पूछते थे राष्ट्रपति कौन? मनमोहन सिंह। बच्चा से पूछा प्रधानमंत्री कौन? नीतीश कुमार। अब जैसी बोल दिया वो सर, उसके बाद मतलब सारे कुछ नीतीश कुमार हुआ करते थे। तो कम से कम अभी एक बात तो पता है सबको, हर हर मोदी, घर घर मोदी से। ये भौकाल इतना टाइट किया है। देखो किसी भी समय में किसी एक पार्टी की तरफ रुझान होना अच्छी बात नहीं है। पूरा अगर एक देश का जनसंख्या और युवा किसी एक पार्टी की तरफ ही पागलपन हो जाए तो सर किसी देश के लिए ठीक नहीं होता है। इसीलिए हर पार्टी की तरफ, जैसे इस बार का इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ, कांग्रेस को सीट कहीं और मिला, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब। कांग्रेस को सीट कहाँ मिला? हिमाचल में। और अच्छा बात हुआ कि एक पार्टी को कहीं और मिला, फिर दूसरी पार्टी को किसी और राज्य में। इससे क्या है ना, बैलेंस हमेशा बना रहेगा। और आईआर में मैंने पढ़ाया था बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन, क्योंकि एक बढ़ेगा तो उसको काटने के लिए चाहिए। और ठीक बात है कि सर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, बड़े दाढ़ी पागल की तरह हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन चल तो रहा है। और इसलिए हाँ बहुत अच्छा है, समझदार लोग समझ जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोला है, वो गलत नहीं बोला है। तो इसलिए सर कोरोना मंगाया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा रुक जाए, बाकी कोई और लॉजिक है नहीं रोकने का। राहुल गांधी भी सर हम हाफे टी शर्ट पहन के घूमेंगे, ठंडी हो चाहे जो, वो भी सर अलग लेबर। उस पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है ये काय हाफ टी शर्ट पे घूम रहे हैं। राजनीति में सर अलग अलग पीस प्रधान देश होते हैं, अलग अलग पीस। जैसे नहीं बार बार मैं बोलता हूँ, जैसे रहमान अरमान वैसा ही कौन? हनुमान। ये राजनीति है। चलिए सेंसस में लिखिएगा 2 वर्ड। अब पहला लिखिए एनपीआर। सेंसस ऐसे करके उसके नीचे ऐसे लिखिएगा, ऐसे तीर बना के एनपीआर। एनटीआर नहीं है ये, एनपीआर है। एनपीआर के फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या का रजिस्टर है ये। तो आप स्पेलिंग में सही लिखे लीजिएगा। नेशनल का स्पेलिंग लिखने आता है ना? नहीं तो उसके बाद बस, नहीं तो ड्राइवर लोग की तरह सनी देओल फिल्म्स आप रखा करिए आप अपने पास, कि अभी जैसे ही कुछ बोले नेशनल, ताकि उस पर स्पेलिंग आ जाए। इतना मतलब बुरा हाल कैसे किसी का हो सकता है, वो भी अभी के ज़माने में। इतने छोटे छोटे बच्चे इतने आजकल हो गए हैं सर हाइपर एक्टिव, उनको सब कुछ पता है। BMW सारा कार का पूरा फीचर्स पता है सर, बंदूक का सारा फीचर्स पता है, समझ रहे हो सर? गेम का देन है सब। लेकिन फिर भी अगर उसके बारे में उसको पता ही भी पता है कि साइलेंसर क्या है, मॉड्यूलेटर क्या है, डीमॉड्यूलेटर क्या है, अच्छी बात है। समझे? बुरी बात थोड़ी ना है, अच्छी बात है वो। लेकिन हाँ उसके अलावा पढ़ाई भी पता हो तो ज़्यादा ठीक है, मतलब उसके अलावा वो भी हो जाए तो ठीक है, खाली वही ठीक नहीं है। तो जहाँ रहेगा वो आपको जब भी मिलेगा ना बच्चा आजकल, तब करेगा उसको कुछ नहीं, जैसे आपको देखेगा उतना गोली मारेगा। क्या कि एक फ्री फायर गेम है, खाली गोली मारना है, उस पर जितना गोली मार लो। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बाद एक और इधर ऐसा लिखिएगा, एनपीआर लिखने के बाद साइड में खाली लिखिएगा एनआरसी। अभी खाली फुल फॉर्म लिख लीजिए, फिर 1 बाय 1 करेंगे। एनआरसी, एनआरसी में लिखिए नेशनल, क्या फुल फॉर्म? नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप। नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप, हाँ रजिस्ट्रेशन, यहाँ रजिस्टर मत लिख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन लिखिएगा। नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप। चलो लास्ट जनगणना कब हुआ था? 2011 में। देखो नियम ऐसा है कि हर 10-10 साल में जनगणना होगा, हर 10 साल में। तो जैसे इसके पहली बार हुआ था 2011 में, इससे पहले
तो इस हिसाब से 2021 में होना चाहिए था, तो 2011 प्लस 10 2021, लेकिन 2021 में चूंकि कोरोना मैया आई थी, तो कोरोना मैया आने के कारण क्या हुआ, वो टल गया, तो अब हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी 2021 में जो टल गया, तो सर होना तो चाहिए था कब, 21 में। और इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा, भले ही वो 22 में हो रहा है चाहे 23 में, लेकिन जब भी आप कभी क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे उस समय, 2021 का सेंसस लिखिएगा, ना कि 2022 से 2023 लिखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी वही लिखेगी। बुझा रहा है। जैसे वर्ल्ड कप होना है, 18वीं वर्ल्ड कप मान लो इस साल नहीं हुआ है, अगले साल हुआ, तो उसको क्या 19वीं बोल देंगे, वो 18वीं ही रहेगा, ईयर बस खाली चेंज हो जाएगा। तो एनआरसी का फुल फॉर्म, एनपीआर का फुल फॉर्म लिख लिए हैं। अब 1 बाय 1 काम को बढ़ाएंगे आगे। अब आप सेंसस पे पूरा फोकस करिए, और सेंसस पे कुछ पॉइंट्स एज इट इज बोल रहा हूँ, सुन के लिखिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, आप लिखिएगा। पहले पॉइंट लिखिए, तेजी में थोड़ा हाथ बढ़ाइएगा। अप्रॉक्स 29 लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, अप्रॉक्स 29 लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्लस, अच्छा 29 लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के ब्रैकेट में लिखना लाइक एज, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा। मतलब कि सर 29 क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछा जाता है सेंसस के दौरान, जनगणना के दौरान, जिसमें आपका एज, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, आपका सब कुछ, ये सब कास्ट, क्रीड रहेगा। सुन रहे हो ध्यान से, एक्सेट्रा, बस इतना ही रखिएगा। प्लस 2 मोर क्वेश्चंस, 2 मोर मतलब 2 और क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें होता है एक तो आपका डेमोग्राफिक होता है, डेमोग्राफिक्स मतलब कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं। अब प्लस बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स आप लोग जानते होंगे, आजकल कौन नहीं जानता है, आजकल बिना अंगूठा निकाले आधार कार्ड से पैसा थोड़ी निकलता है, उसी को बोलते हैं बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक्स मैंने बोला डेमोग्राफिक, और प्लस क्या बोला, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स का सिंपल मीनिंग है बायो, बायोलॉजिकल वर्ड्स। आपके सारे फिंगरप्रिंट, आपके आई स्कैन, ये सारा कुछ आपके आधार कार्ड उसी बेसिस बना है। आपका आंख स्कैन है, उसमें सारा कुछ स्कैन है। तो कहने का मीनिंग है पहले ये नहीं होता था, 2011 में भी जो चांस शुरुआत हुआ तो उस पर विवाद बहुत हुआ। आधार कार्ड जब आ रहा था तो प्राइवेसी का बहुत खतरा था, लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा था, बोल रहे थे लोग। लेकिन सर आपको पता ही नहीं है कि झूठ मूठ का नौटंकी है, कोई प्राइवेसी का खतरा उतरा नहीं है, ठीक है, वो बहुत अच्छा बात है। आजकल तो आपका खुद नहीं पता कब क्या हो जाएगा। आपको क्या पता है कि जो आप कचरी खा रहे हैं वो कैसे बनाया है, हाथ से बनाया कि रगड़ के बनाया कि क्या, उसका क्या पता आपको। तो उतना तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब। तो सर बायोमेट्रिक्स में सिंपल मीनिंग है कि आई, रेटिना स्कैन आपका, दूसरा क्या है आपका थंब, ये 2 आपके होते हैं जनरली। तो सर टोटल अप्रॉक्स क्वेश्चन कितना होगा लगभग, अब बस इस क्वेश्चंस को याद नहीं रखिएगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये चीजें पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला, सेंसस इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा और तब उसके बाद आगे काम करेंगे। देखो सेंसस के अंदर भी होता है कि सर जैसे होता है ना लिटरेसी रेट, लिटरेसी जानते हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं। तो लिटरेसी रेट भी होता है, जैसे बोलते हैं ना साक्षरता दर, कि इंडिया का साक्षरता दर ये है, फिर इसका ये है, ये है, वो है। तो जो लिटरेसी रेट है ये भी सर सेंसस के थ्रू इसमें इंक्लूडेड होता है। कहाँ तक पढ़ल बानी, अंगूठा छाप बानी कि पेन छाप बानी, आप समझ रहे हैं, नेता बन गए हैं, जब साइन करना होता है तो कहते ले आओ से क्या ले आइए, असिस्टेंट साथ में रखा हुआ है, हाँ जी लगाइए, लगा दिए काम सच्ची सर कितना अजीब लगता है ना कि जिस देश के नेता मतलब ऐसे हों, वहाँ पे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप युवा से। खैर कोई बात नहीं, सारा कुछ इसमें होता है, लिटरेसी रेट वगैरह, मतलब साक्षरता दर वगैरह। आगे नेक्स्ट, अब एनपीआर 2 तरीके का। एनपीआर का मेन क्या मकसद है, फुल फॉर्म से अंदाजा लगाओ क्या लिखा हुआ है, नेशनल, क्या है फुल फॉर्म तो बोलो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि इस पूरे इंडिया में कितने लोग के क्या पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन में सर पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि अगर 1 अरब है या 10 अरब है तो सर उसमें जेंडर ये सारा कुछ इंक्लूडेड है, जाति वाति सारा कुछ, हाँ या ना। लेकिन जब बात करते हैं एनआरसी, फुल फॉर्म रिपीट करो जल्दी, नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप,
तो यहाँ पूरा का पूरा किस बेसिस पे जा रहा है? नागरिकता पे। यहाँ आपके कास्ट एज क्या उससे मतलब नहीं है बॉस, यहाँ मतलब किससे? नागरिकता से। तो एनआरसी सिर्फ व सिर्फ इसलिए कराया जाता है कि आप इंडिया के नागरिक हैं कि नहीं हैं। लेकिन सेंसस या फिर एनपीआर इसलिए किया जाता है कि वो जान सके। वो तो एनपीआर का मीनिंग क्या है? एनपीआर ऑलरेडी आपको बोल रहा है आप इंडिया के हैं, आपसे वो पूरा डिटेल लेना चाहता है कि फीमेल है, मेल है, क्या है आप। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी को समझ आ रही है? जस्ट बोले ऐसा नो। डिफरेंस पूछेगा एनपीआर और एनआरसी में, पहले बोल दे रहा हूं। और क्वेश्चन यही पूछता है कि एनपीआर को जब एनआरसी से मिला देंगे तो पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ेगा। गजब क्वेश्चन है, इसलिए पहले आपको बोल दे रहा हूं, क्लियर रखो। एनपीआर का मीनिंग बोला, एनपीआर में सारी चीजें पूछी जाएंगी, आपका एज, कास्ट, घर वार, सब कुछ, आपका अफेयर कितना है, आपका डेट, ये सब नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी ये सब कुछ बहरहाल होंगे। अब तो ऑप्शन वैसे आना चाहिए ये वाला, ठीक है, मतलब मुझे जहां तक लगता है। अब देखिए ईमेल करेंगे कहीं मोदी जी को, बहरहाल अलग बात है, क्योंकि आजकल सर थोड़ा ट्रस्ट वर्दीनेस कम हो रहा है इंडियन पॉपुलेशन का, बहरहाल फिर भी। तो सर अब एनपीआर में क्या मैंने बोला कि नॉर्मली आपको पूरा का पूरा चीज पता है, एज उसका, अरे मैंने जैसे ही बोला फिर सब सोचने लग गए क्या, इधर 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 सब अपना अपना। अरे भाई आप लोग जिस एज में है ना, उस एज में ये सब चीज बहुत कॉमन बात है, इसलिए थोड़ा समझिएगा, ध्यान से बच के रहिएगा नहीं तो गाना सुने एक आप लोग, सटला तो गईला बेटा एक चीज है। और ये बात बोले, देखिए एक एज के बाद टीचर के पास एक उतना होता है जोरा कि उतना आप बोल सकते हैं जितना आपके लिए है, तो किसी को बुरा भी लगे तो लगे, हमको क्या। इधर देखिए, देखिए इधर एनपीआर इज बेसिकली क्या है, सभी चीज के लिए है, सारा कुछ मिला दो, बायोमेट्रिक्स वगैरह सब क्या हो गया एनपीआर। सेंसस जब भी बोलते हैं, सेंसस मैंने बोला इट्स अ सर्वे, और सर्वे किसी चीज का हो सकता है कि जैसे आप इलेक्शन में पूछा कि इस बार आप बीजेपी को वोट दीजिएगा कि आप ममता दी को दीजिएगा, वो भी एक सर्वे टाइप हो गया, एक नॉर्मल जैसे एग्जिट पोल होता है। अच्छा भाई साहब एग्जिट पोल कितने लोग सुने हो, हाथ खड़े करो, खासकर इलेक्शन टाइम में सुनते होगे एग्जिट पोल का रुझान ये बोल रहा है, किसी को पता है व्हाट इज एग्जिट पोल? लोगों से राय लिया जाता है कि इसको वोट दिया है। बट एग्जिट ही क्यों बोला जा रहा है? बात तो ये है ना, एग्जिट पोल बोल रहे हैं, राय ले रहे हैं, लेकिन नाम बोला एग्जिट, एग्जिट में होता बाहर जाना। अरे देखते ना गेट पे क्या लिखा है, एंट्री एग्जिट, उसी में सब कुछ है। देखो ये बोला जाता है, ये समझ लो एग्जिट पोल। ये छोटी छोटी चीजें सुनते तो हैं, जानते नहीं है। एग्जिट पोल का मीनिंग होता है कि जब कोई आदमी, ध्यान से समझना, स्पेसिफिकली वोट देकर जिस समय वो निकल रहा होता है, उस समय जिन लोगों से पूछा जाता है उसको एग्जिट पोल बोलते हैं। तो राय तो यहां भी ले रहे हैं, लेकिन यहां राय किन लोगों से ले रहे हैं? जो वोट देकर और वहां से बाहर निकल रहे हैं, और वो सीक्रेटली होता है, मतलब वो मीडिया वाला पूछ रहा है तो मीडिया वाला किसी और को थोड़ी वो लाइव नहीं करेगा, वो खुद पूछ के अपना अपना आइडिया लगाता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी गए, इलेक्शन होने वाला 10 दिन बाद कहीं गांव में चल गए तो आपका क्या रुझान है, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे तरीका क्या है, जैसी वर्ड यूज किया एग्जिट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जिट का मीनिंग क्या है, लोग वहां से जब बाहर कर रहे हैं इलेक्शन में अपना मत देकर, वहां पे मीडिया वाले पूछते हैं, और चूंकि उस मीडिया का आदमी लगभग उन सारे जगहों पे अवेलेबल होता है जहां जहां वोट हो रहा है, तो सब अपना अपना रुझान मिला लेता है और सब अपना एक तय अंक बोल देता है कि इस हिसाब से बीजेपी जीत रही है या हार रही है। इसलिए इलेक्शन से 2-3 दिन पहले शुरू हो जाता है ये एग्जिट पोल। अधिकतर लोग भी मान के चलते हैं कि एग्जिट पोल जो सही बता रहा है वो सही होगा, मतलब ज्यादातर लोग मान लेते हैं इस बात को, क्योंकि सही होता भी है। लेकिन सर पिछले बार गड़बड़ हो गया बिहार को लेकर, कुछ पता नहीं, बिहार में इतना बहुमत बता रहा था सब कि बहुमत बताते बताते एक ही बार सब लोग लगा जीतेगा जीतेगा, देखा जाए तो तेजस्वी जीत रहा है, जीते ये जाते 2 वोट से हार गया कभी 4 वोट से हार गया। तो सर सवाल क्या खड़ा हो गया, ईवीएम। जब हार जाइए तो एक ही मकसद है, क्या ईवीएम खराब है। अब देखिए कांग्रेस इस बार जीता है, ईवीएम कहाँ खराब हुआ? अब कांग्रेस जीता, ईवीएम खराब हुआ नहीं, पिछले बार खराब हो गया था। उसी तरह से कौन है हमारे आईएएस ऑफिसर केजरीवाल, जब हारा ईवीएम खराब, जैसी 65 में 63 को सीट लेके आया दिल्ली में, सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ ठीक है। तो सर एग्जिट पोल का मीनिंग है कि व्हेन ए पर्सन एग्जिट फ्रॉम द वोट सेंटर, या वोट देकर जब निकलता है उसका जो राय होता है उस राय को लेकर एक बनाया जाए उसको एग्जिट पोल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आइए इधर, एनपीआर में सारा कुछ ऐड किया जाएगा। एनआरसी जस्ट एक ही चीज के लिए है, क्या? सिटीजनशिप के लिए, कि किसको नागरिकता मिलेगा किसको नागरिकता नहीं मिलेगा। अब सुनना इधर, असम में खूब सारा विवाद हो रहा था, और सिर्फ असम की हालत ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट की हालत बेकार है।
आप सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेररिस्ट ग्रुप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्यों है, ज़्यादा से ज़्यादा उल्फा, अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जो असम लिबरेशन फ्रंट, फिर ये वो सारा कौन बना है नॉर्थ ईस्ट में। क्योंकि सर असम के लोगों ने डिमांड कर दिया कि इन लोगों को भगाइए, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा अगेंस्ट करेंगे। इधर इधर जैसी अगेंस्ट करने की बात आई, इंडिया ने बोला रुक जा भाई, 2-3 बात पहले समझ। इधर देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया कि सर बहुत सारे आतंकवादी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोगों ने बोला कि हम बाहर के लोगों से परेशान हैं, हम नहीं चाहते, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप सभी हथियार डालते हैं तो आपको ये प्रावधान मिलेगा, आपको सारा कुछ मिलेगा। ठीक है जी। बहुत जन हथियार डाल भी दिए। हथियार डालने के बाद 2-3 चीज और हुई। अब सर बोला गया, क्योंकि प्रॉब्लम दूसरा ये था कि ऐसे लोग असम में आ गए थे जो ना तो इंडियन थे, ना ही उनका कोई नागरिकता इंडिया से लेना देना था। अरे सुन रहे हो? तो क्या बोला गया, सुनिए ध्यान से समझिएगा। सर बोला गया था कि 2004 में ही एनआरसी करवाइए असम में। और एनआरसी का मीनिंग क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि आप नागरिक हैं कि नहीं हैं, और अगर आपको लगता है कि आप असम के नागरिक हैं तो आप अपना पहचान दिखाइए। और पहचान पत्र क्या हो सकता है आपका, जे एक तो सर 1971, अगर आपके दादा या परदादा होंगे तो सर वोट तो उस समय 1971 के वोटर लिस्ट में नाम होगा, और अगर उस समय नाम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन, या फिर आप आधार कार्ड छोड़िए, जो आपका पहले राशन कार्ड बनता था, ये सब कुछ ना कुछ तो होगा। अरे हाँ है ना। और कुछ ना कुछ अगर होगा तो आपको प्रूफ दिखाना है। सर सुनिएगा, असम में 2004 में ही बोल दिया, लेकिन गवर्नमेंट इसको ना बार बार टालती रही, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था बहुत टफ काम है यार, इतना आसान काम। आपको जनगणना आसान काम लगता है? सर हालत खराब हो जाती है रिपोर्ट सौंपने में। ऊपर से अगर डीएम वापस बोल दे कि दोबारा बना के लाइए, गलती हो गया, तो प्राण वहीं त्याग देता है। बहुत सारे टीचर्स का ऐसा हुआ है, वो बना के गए और डीएम ने बोल दिया ये गलत है, पूरा दोबारा बना के लाइए। अब वो जैसे बोलते हैं दोबारा, इधर देखता है वही गिर गया। हाँ भाई, ऐसा रिपोर्ट में भी था। अब यहाँ पे क्या है सर, इतना आसान बात था नहीं, लेकिन सर कराना तो था, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा था। और चाइना ने इसीलिए तो आमतौर पे पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे छलांग बिछा दिया और बोला कि पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट को बर्बाद करके बाहर कर देना है। और पाकिस्तान में उसका साथ है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के भी तो ईस्ट पाकिस्तान का हमने वही हाल किया, और ईस्ट पाकिस्तान को क्या बना दिया, बांग्लादेश। तो पाकिस्तान का मौका मिलल बा, और अब के साथ में कौन है, चाइना भी। गदर मचा देंगे पूरा, एकदम पाकिस्तान मूड में। सर इंडिया ने क्या बोला, आप कॉमन सेंस से सोचो। सुप्रीम कोर्ट को जब लगा कि अब दखल अंदाजी नहीं देंगे, 2004 में ही बोले ये सब करवा ही नहीं रहा है, 2012 तक आते आते सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया और बोला कि अगर आप नहीं करा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कराएगी, और इसका खर्चा लगभग 1200 करोड़ के आसपास आ रहा है। 1200 करोड़ से ज़्यादा, ये तो अप्रोक्सीमेट डेटा है, ये कम ही है। और दूसरी बात, आप कॉमन सेंस से सोचिए कि एनआरसी असम में ही क्यों हुआ, पूरे इंडिया में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, असम में। क्योंकि असम में इतने बाहरी लोग आ चुके हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, म्यांमार से, कि वहाँ के लोगों का आप सोचिए ना, आप अपने घर में अकेले थे, 10 आदमी बाहर आ गया, अमरूद का पेड़ आपके एक घर में था, आप अकेले खा रहे थे, अब 10 आदमी आ गया, क्या अब आपको दिक्कत होगी नहीं होगी? होगी। अगर आप एडजस्ट करने वाले होंगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। आमतौर पर जैसे आप रिलेटिव में जाते, शादी पे कहीं जाते हैं, तो आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिली का क्या, इतना तो खुलेआम रूम है नहीं, एक रूम में 10 आदमी कोचाई में, मतलब भाई। और सॉरी, जो रियल बात यही है, 10 आदमी सामान लेके आ रहे, अच्छा आप दूसरे मेहमान आ रहे, और मेहमान पहुंच गए, और मेहमान अपना बोरिया लेके घूम रहे, कहाँ रखे? उनको जगह नहीं मिल रहा है, तो कुछ लोग कहीं कहीं छज्जा में रख दिए, कुछ लोग आसपास में। अलग लेवल का सीन चल इधर। क्या करिएगा? एनआरसी में सर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, 33 मिलियन लोग थे कहा जाता है उस समय। ये गवर्नमेंट के पास एक अपना डेटा है, जो कि गवर्नमेंट डेटा थोड़ा कम और ज्यादा करके करती है। 33 मिलियन था सर। जैसे ही एनआरसी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल गया था, गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट हाथ से जाने वाला है, क्योंकि बहुत डेंजरस प्लानिंग हो चुके हैं चाइना और किसका, पाकिस्तान का। जैसी पता चला, सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट एक्शन लेके खुद ब खुद स्टेटस की वो, और खुद ब खुद उसने, सर याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास एक हस्तक्षेप का है कि वो स्वतः संज्ञान लेकर किसी चीज को बोलेगी जब देश पे खतरा हो तो।
और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ब खुद अपने आगे निकाला और चुपके चुपके 2012 से ही एनआरसी करवाना शुरू कर दिया गया था, किसको पता नहीं था। और सर 2014 में ऑफिशियली एनआरसी बोला गया कि 2014 में कराया गया है, ऑफिशियली बोला गया। लेकिन हो कब से रहा था? बहुत पहले से। 33 मिलियन लोग में से कहा जाता है कि अप्रॉक्स 20 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ इलीगल माइग्रेंट थे, 20 lakhs। और इसमें से 20 लाख लोग का कोई अता पता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉपुलेशन है और कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड है जिस रिकॉर्ड में कहा गया 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो 33 मिलियन में सर 33 इंटू 10 कर लीजिए, मेरे पास समझ में लगभग कितना? 3 करोड़ के आसपास, मतलब 10 लाख की बात करो। उसमें से अगर लगभग 20 लाख लोग, यानी कि लगभग आप अंदाजा लगा लीजिए, तो लगभग 40-50% के आसपास लोग क्या है? इलीगल। कुछ बुझा रहा है? अब सर समझ के अगर देखिएगा कि अगर 20 लाख और 30 लाख लोग हैं, तो मान लीजिए आप ऐसे समझिएगा कि 1 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ का आधा क्या होगा? 50 लाख। 50 लाख तो अगर 1 करोड़ का भी 50% करते हैं तो सर 50 लाख के आसपास है। तो गवर्नमेंट जब भी रिकॉर्ड बताएगी तो 20 लाख बताएगी, 20 लाख लोग सर बेकार हैं। लेकिन इस 20 लाख लोग के अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो जेन्युइन लोग थे असम के, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। आप मुझे बताइए ना, एक मजदूर आदमी या एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, उसके पास बैंक अकाउंट या राशन कार्ड उस समय, जिस समय ये स्थिति था, कहां से आएगा भाई? अब एक फायदा है, आधार कार्ड आने से आपकी पहचान तो है। वो एनआरसी के कारण हुआ, क्योंकि 2014 में जैसी एनआरसी हुआ तो गवर्नमेंट को भी बहुत बुरा लग रहा था भाई। इधर गवर्नमेंट जान रही है कि भारत का है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि गवर्नमेंट उसको ऑन रिकॉर्ड बोल सके कि इंडिया का है। तो कहा जाता है कि 20 लाख लोग तो इलीगल थे, ठीक है, 5-10 लाख लोग जो ओरिजिनल थे वो भी अपनी पहचान बता नहीं पाए, जिसके कारण वो भी बेघर हो गए और उनको भी इधर इधर रहना पड़ रहा है उसी इलीगल माइग्रेंट के साथ। तो मुझे बताइए, क्या वो लोग आतंकवाद बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आतंकवादी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? उनके पास ऑप्शन क्या बचा? अपने देश में से, अपने घर में से आपको बाहर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ। अब आधार कार्ड है, आधार मेरी जान पहचान, जो कर लो, मान शान सब है। अब जैसी इधर इधर ये तो बात खोल दिया, सुप्रीम कोर्ट भी खुश, बहुत बढ़िया सर, अधिकतर आतंकवादी लोग निकले इसमें से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इधर देखिएगा, इंटरेस्टिंग बात ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपने मान लिया कि ये 20 लाख लोग जो हैं वो इलीगल हैं और बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हैं, इनका व्यवस्था तो आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन इंटरव्यू में ये पूछा कि अगर एनआरसी के कारण 20 लाख लोग इलीगल हो गए तो इनको सेटलमेंट कहां गई? इधर देखिए, मान लीजिए इलीगल हो गए, अब हो सकता है लोग घूमते फिरते यहां से सर निकले, यूपी पहुंच गए, असम से होते हुए घूमते फिरते कहां पहुंच गए? यूपी। अच्छा, अब यूपी में गए, योगी परेशान, मतलब वहां पे वो परेशान, बिहार में आए, यहाँ ये परेशान है जो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मतलब कहने तो लॉजिक कहने का क्या, मतलब परेशान है कि सर इतने लोग को कहां से समेटेंगे। अरे बुझा रहा है? अब लॉजिकली कहने का क्या मीनिंग हुआ कि इधर इधर आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा समस्या बन गया? तो सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इधर सुनो, देन एंड देयर जितने लोग इलीगल हैं सबका ऑन रिकॉर्ड एकदम डेटा रखो कंप्यूटर वाइज आईटी सेक्टर में, ताकि सर फिर कहीं ये दूसरे राज्य में ना जाए और वहां जाएंगे फिर वहां समस्या बन जाएगा, फिर वहां एनआरसी करवाना पड़ेगा। एक एनआरसी में कितना खर्चा? 1200 करोड़। वो वाला बात दोबारा बना के आओ। समझ में आ रहा है? सर इतना आसान थोड़ी है एनआरसी करवाना। जैसे बोला एनआरसी इन यूपी, मर गए, गए काम से। 1200 खर्चा प्लस उतना टाइम और एफर्ट कहां से आएगा सर? गवर्नमेंट की हालत ऐसे ही खराब है। अभी तो कुछ समय बाद ऐसा भी होने वाला है कि सर गवर्नमेंट देखिएगा बैलगाड़ी से प्रचार कर रही है। समझ, सिचुएशन हो सकता है ऐसा, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन हो तो सकता है। इधर देखिए, इसी वजह से डेटाबेस तैयार किया गया और वो डेटाबेस का ऑन रिकॉर्ड रखा गया। अब देखिएगा, मूवी में देखते हैं क्या दिखाता है, ये देखो 4 लोग हैं, हो सकता है यही 4 लोग होंगे। गवर्नर पास डेटा कहाँ से आया? जब उसने एनआरसी करवाया सबका डेटा ले लिया उसने, और तब उसने सोचा इधर अब बेटा 2014 हो गया, इधर देखो अब एक ऐसा चीज करना पड़ेगा कि चेंज ही ना करना पड़े, इसलिए आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स डाल दिया गया। भाई एक बार आपका अंगूठा अगर स्कैन हो गया तो हो गया,
ऐसा थोड़ी आपका अंगूठावा काट के कोनो दूसरा लगा लेगा। सर वो तो स्कैन हो गया। आंख का रेटिना, आप जब तक जिंदा है आप ही स्कैन कर पाएंगे। तो कहने का भी नहीं क्या हो गया, अब ये लोग कहीं भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है क्या? नहीं। अगर एक बार आपका आधार कार्ड बना हुआ खट से स्कैन करेगा, आपकी पहचान आ जाएगी, अब कौन है, कहाँ से है, क्या है, नहीं है, बात खत्म। तो ये समस्या को सुलझाने के लिए किया गया। लेकिन कुछ लोग मुद्दा उठा दिए किस पे? प्राइवेसी पे। क्या प्राइवेसी का खतरा करते रहते हो यार। आजकल गूगल के पास आपका इतना डेटा है कि अगर एक बार पोल खोल दिया तो सर आपका हालत खराब हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हर इंसान, अगर गूगल ने एक बार पोल खोल दिया आपका तो सर सबके नज़र में आ जाएंगे क्या हैं आप, बुझा रहा है। 1 मिनट लगेगा उसको, और आप बात करते हैं प्राइवेसी का। तो कहने का सिंपल लॉजिक क्या है सर, कि आपकी प्राइवेसी कोई खतरे में नहीं है जी। दिमाग में एक ही बात रखिएगा, आपकी प्राइवेसी पहले ही से खतरे में थी, जब से आप हैं तभी से। आज आप आधार कार्ड की वजह से कोई और फास्टैग की वजह से कोई प्राइवेसी खतरे में नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो कहने का लॉजिक है सर, ओवरऑल सेंसस का मीनिंग है सेंसस किसी चीज पे हो सकता है। एनपीआर में सब कुछ आएगा, एज, जेंडर, कास्ट, सब कुछ। एनआरसी सिर्फ किस चीज के लिए होगा? ओनली फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए। इसलिए एनआरसी सिर्फ कहां कराया गया? असम में। अब पॉइंट एक लिखिए, आगे बढ़िए, बस लिखिए एनपीआर लिखिए। एनपीआर में लिख लीजिए, मैंने बोला था ना कि एमपीआर मतलब लिख लीजिए कि एमपीआर में सब कुछ होगा। पॉपुलेशन मतलब सब कुछ, जेंडर, ये सब कुछ पूछा जाएगा। और आपको याद रखने का टेक्निक क्या होना चाहिए? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो रजिस्टर जब किसी का रहता है तो सारा डिटेल रहेगा, तो उसमें सब कुछ पूछा जाएगा। तो एनपीआर में सब, और जैसी वर्ड है सिटीजनशिप, एनआरसी में लिखना। यहां सिर्फ ये देखा जाता है, कि नागरिकता वैलिड है कि नहीं है। दूसरा लिखो, एनआरसी वाज डन इन बिटवीन 2018 से 19 इन असम ओनली। एनआरसी वाज डन इन बिटवीन 2018-19 इन असम ओनली। टू 2018-19 ऐसा 2018 से 19 के बीच हुआ। देखो चुपके 2012-13 से शुरू हो गया था वो ऑफिस, मतलब अनऑफिशियली वो आराम से हो रहा था। लेकिन 2018-19 में जब पूरा कंप्लीट हो गया, लोगों से पूछ लिया गया और उसमें से 19 लाख लोग बेघर हो गए, तब बोलिएगा। तो एनआरसी वाज डन इन 2018-19 इन बिटवीन 2018-19 इन असम ओनली। सिर्फ असम में एनआरसी हुआ था। और असम में क्यों हुआ था? क्योंकि सर वहां पे शक था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग हैं जो इलीगल हैं, बात खत्म। दूसरा पॉइंट, वहां पे याद रखिएगा 1971 का जो वोटिंग लिस्ट है, 1971 का वोटिंग लिस्ट, तो जिन लोगों ने, सर सोचो वहां पे क्या हाल हुआ होगा। जो लोग रह रहे होंगे और जिनके पास प्रूफ नहीं होगा लेकिन वो इंडियन हैं, आप समझ रहे क्या हाल हुआ होगा उनका। तो वोटिंग लिस्ट 1971 का वोटिंग लिस्ट निकाला गया। उस वोटिंग लिस्ट में ये देखा गया कि कितने लोग हैं और जिन जिन लोग के बेटे, उनके डिसेंट वंश, ये सब कुछ हैं, तो सर उनको मिल गया। तो क्वेश्चन पूछा था ये कि एनआरसी वाज डन ऑन विच लिस्ट या ऑन विच पैटर्न। तो याद रखिएगा एनआरसी लिख लीजिए, एनआरसी वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ 1971 वोटिंग लिस्ट। एनआरसी कराया गया था 1971 के वोटिंग लिस्ट पे, बात खत्म। एनआरसी वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ 1971 वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट भी, वोटिंग लिस्ट भी। लिख लिए जनाब। अब कुछ फायदा नुकसान लिख लेना है। इधर बताइए, एनआरसी में जो लोग एक्सक्लूड हो गए, 19 लाख लोग बेघर हो गए, उनका क्या करें अब भाई? वो भी खर्चा किस पे आएगा? सरकार पे। अब अकेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठेका थोड़ी ले रखा भाई, धर्मशाला थोड़ी है। कहने का लॉजिक है सर, आप अपने देश के हिसाब से सोचोगे, यहाँ पे 100 लोग हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, ऊपर से 1000 और आ गए, तो गवर्नमेंट कहाँ से मैनेज करेगी? क्या है मतलब अल्लाह ताला का थोड़ी ना है कि एकदम की दीवार बढ़ता जा रहा है। जमीन जो है उतना ही है, रिसोर्स जो है उतना ही है, लोग बस बढ़ रहे हैं। तो सर क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सर आप मुझे एक बात बताओ, एडवांटेज मैं बता देता हूँ, डिसएडवांटेज तो लाखों हैं इसके। डिसएडवांटेज इसलिए लाखों हैं क्योंकि एक बार अगर आपने पहचान लिया कि वही आदमी है जो 19 लाख लोग में था और इलीगल था, तो उसकी लाइफ तो सर हेल है, उसको हर कोई टॉन्ट करेगा।
आप आ गए एकदम पकड़ में कि आप वही हैं जो आए थे तारों के नीचे से। सिंपल सा लॉजिक है, भले वो हो चाहे ना हो। दूसरा पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट ये, गवर्नमेंट को एक ही काम करना चाहिए। जब गवर्नमेंट को ये पता है तो इंडिया ने बोला बांग्लादेश को कि सुन भाई, आपके लोग ज़्यादा हैं इधर, 19 लाख में से हमको लग रहा है 12-13 लाख तो तुम्हारे ही आ गए। बांग्लादेश क्या कर रहा है, हम नहीं जानते हैं, कट्टी इस बात खत्म। जैसी बोले इन्हें कर, अजीब पागल आदमी है यार। उसने सर डिनाई कर दिया कि हमारे नागरिक है ही नहीं, हमारे लिस्ट ही में नहीं है। अब लो भाई, अब आप जिसके भरोसे थे वो गया। तो क्वेश्चन इंटरव्यू में क्या पूछा था, एनआरसी के कारण जो पीपल एक्सक्लूड, बड़ा प्यार से पूछा, बोला क्या, आप मान लीजिए कि आप इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, आपका वहाँ पे पोस्टिंग है, और पूछा गया अगर आप उस पोस्टिंग में 19 लाख लोगों में से हैं तो उनको आपका क्या करेंगे, किस प्रकार उनको सुविधा मुहैया कराएंगे जिसके कारण उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सुन रहे हो? अब आप क्या करोगे सर? अब यहाँ पे आपको कानून देखना है, तब क्या बोलोगे? क्योंकि सर इंडिया एक सेकुलर है, सोवरिन कंट्री है भाई, बोला तो है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको कम से कम बेसिक नीड तो जरूर दें। लेकिन ये भी तो आपको देखना है कि और लोगों का भी तो सर लोड। तो कहने का लॉजिक है, आपको सॉल्यूशन ये देना है कि सर पहले मैं बांग्लादेश गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लूंगा, पहले तो उसको बात करूंगा और उसको बताऊंगा और प्रूफ दूंगा सिंपल कि ये भैया ये आपके हैं, मेरे पास पूरा प्रूफ है, लिखिए, आपके डेटा में नहीं होगा, मेरे डेटा में है। उसके बाद सीधा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप बोलिएगा कि हम 50% या तुम अपने पास रखो, 50% खर्चा हम देंगे, 50% तुम दे देना, या फिर तुम अपने यहाँ रखो, 80% खर्चा हम दे देंगे हरामखोर, 20% तुम रहना। इसीलिए इंडिया ने अब जाकर बोला है और इन सारे लोगों को बांग्लादेश में भेजा गया। और बांग्लादेश में इसलिए भी भेजा गया, क्यों? इधर इलीगल माइग्रेंट है, उसी इलीगल माइग्रेंट में पाकिस्तान ने गेम खेल दिया, बहुत सारे आतंकवादी को उसमें मिला दिया। तो इंडिया ने बोला कि थ्रेट से बचने का एक ही रास्ता है कि बांग्लादेश तुम रखो, खर्चा पानी कौन देंगे? जैसे नहीं होता है कभी कभी रिलेशनशिप में खासकर होता है, जैसे शादी उदी के बाद ऐसी मिली सर, ऐसी मिली, ऐसा मिला, अच्छा दोनों पे जेंडर इक्वालिटी है, आग लगा दिया घर में आते आते, ठीक है, मतलब दूल्हा माचिस जीवन में आग लगा दे, मतलब ऐसा करके। अब सर मान लो ऐसा जब हुआ तो सर बेटा भी वैसा ही होता है। तो बेटा भी तो पापा क्या बोलते हैं, सुन बेटा जाके रहो तू दिल्ली, खर्चा पानी हम देंगे, कम से कम घर में शांति से तो जिएंगे। बुझा रहा है? तो इंडिया ने वही किया कि तुम लोग जाओ कहाँ, बांग्लादेश, खर्चा पानी कौन देगा? इंडिया। इधर सुन लीजिए, तो फायदा नुकसान यहीं तक है। आपका सीए सिटीजनशिप खत्म है। अब आपको एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, लक्ष्मीकांत चैप्टर नंबर 3 या 4 जो दिया हुआ है, मुंह उठा के पूरा पढ़ लीजिएगा। और सुनिए, 2-2 मिनट में हो जाएगी। इसमें कुछ नए नए टर्म्स आएंगे, पढ़ने का तरीका बता चुका हूँ। जो जो नए शब्द मिलेंगे, नए नए टर्म्स मिलेंगे, हाईलाइट करके एक डायरी में या एक कॉपी में सिर्फ अपना डाउट रखिएगा, ताकि वो बार बार देखें तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है? बाकी आगे का, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पढ़ते पढ़ते गए, एक शब्द समझ में नहीं आया, हो गया, अब नहीं पढ़ेंगे, अब समझ में नहीं समझ में आया, आप समझ रहे? कुछ ऐसे भी नमूने होते हैं। भालो ना, भारत पीस प्रधान देश है, पीस ही पीस भरे हैं इधर। तो कहने का लॉजिक क्या है, आपको सिंपल करना है, जो नहीं समझ में आया डाउट वहाँ पे हाईलाइट करिए, आगे बढ़िए, फिर वहाँ नहीं समझ में आगे बढ़िए। लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद आपको लक्ष्मी का एकदम ईजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैप्टर 3 पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नए नए टर्म्स आएंगे, जैसे OCI आएगा, ओवरसीज कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो उसे अगर ओवरसीज का सिंपल मीनिंग है जो विदेश का है, ऐसे बस दिमाग में रखना, जो कोई अंग्रेज है वहाँ से आकर इंडिया में बस गया, ठीक है, वैसे भी हो तो वो आएगा वर्ड, जहाँ पे नहीं समझ आएगा हाईलाइट कर लेना है, बाकी आगे बता दूँ। एक और बात, इधर कुछ लोग लक्ष्मीकांत पढ़ लिए हैं लेकिन उनको 1-2 बात पता नहीं चल रहा है, बताते हैं क्या। इसके लास्ट पेज में कुछ दिया हुआ है 1 2 3 10 करके, तो उन लोग को लग रहा है इस समरी है, इस समरी उमरी नहीं है, पहले बता देते हैं, सुन लो। ये जो 1 2 3 4 है ना, ये पीछे पॉइंट्स नंबर दिया होगा, कहीं कहीं पे 1, कहीं कहीं पे 8 लिखा होगा किसी ईयर के ऊपर, जैसे 1784 लिखा है उसके ऊपर 1 लिखा होगा, या कहीं जाओगे तो उसके बाद 2 लिखा रहेगा। जैसे मान लो कहीं से हर जगह है वो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ है उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर लिखा हुआ है 1 1 1, आपको दिख जाएगा, वहां से नहीं दिखेगा, नहीं मैं बोल रहा हूं, बस समझ लेना। ये 1 लिखा हुआ है उड़ीसा, इस 1 को डिफाइन किया गया है लास्ट पेज पे। इस 1 का मीनिंग क्या है, बुझा रहा है? फिर कहीं पे ऊपर में 2 लिखा होगा तो उस 2 का मीनिंग उससे रिलेशन में है, बताया गया। अरे सुन रहे हो? नहीं तो अधिकतर को पता है, यही लग रहा था, इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूं, ये समरी उमरी नहीं है। ज्यादातर बच्चे पता क्या सोचते हैं,
चैप्टर वन के पढ़िए, समरी पढ़ लेते हैं। समरी है ये नहीं है भाई, उसमें तो सर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट। अच्छा वो ऐसा चीज दिया हुआ है जो इस बुक में नहीं है, मतलब 1765 खाली लिख दिया है। अब 1765 में क्या हुआ था उसका जिक्र लास्ट पेज में है, जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उसने वहां जिक्र नहीं किया क्योंकि वो लंबा बन जाएगा। एक तो ऐसा ही इतना पतला है, ऊपर से पेज बढ़ जाएगा तो और पतला हो जाएगा, इस वजह से उसने लास्ट में बस कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, और वो जरूरी भी नहीं है। बाकी हम तो इतना बता देंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको कम से कम आप लोग जितने सारे हैं कम से कम इसको ज्यादा बार नहीं 12 बार तो पढ़ ही लेना है। जब मन एकदम बोलते हैं ना उब जाए, जब लक्ष्मीकांत का एक एक पन्ना आपको पता हो कि ये टॉपिक इस पन्ने में है, ये टॉपिक उस पन्ने में है, तो समझ लेना आपको इस बनने से कोई रोकेगा नहीं और आपके पास पूरा वक्त है। और मैं जितना आपको बता देना हूं, बताने के बाद ये आपको एकदम हलवा लगेगा, एंड गारंटी 15 दिन में पूरा इसको ऐसे उठा, बस ऐसे रोबोट की तरह पढ़ के इधर फेंक देना, इधर मतलब फेंकना फिर उठा लेना, लेकिन इसको पढ़ लेना, समझ में आया? तो चैप्टर 3 पढ़ लेना, हो जाएगा काम। पीछे जो प्रियम्बल जिनको पढ़ाया था वो पढ़ लीजिएगा। जिन लोगों को सिर्फ अभी कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ाया हूँ, यही चैप्टर सिटीजनशिप सॉरी पढ़ाया हूँ, वो चैप्टर 3 पढ़ लीजिएगा। बाकी एटलस निकाल लीजिए, फिर चलते हैं। मुझे पता है आप लोगों को भूख लगा है, लेकिन फिर भी जल्दी कवर करके तब चलेंगे। बाकी जिनको जाना है रुक जाइएगा। चैप्टर 3 सिर्फ पढ़ना है।